डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर की ये जो सीरीज है इसके अंदर आपके दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। कीपिंग इन माइंड RAS 2022 2022 के लिए आपका जो होगा करंट अफेयर वो दिसंबर 2021 से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से तो आज दिसंबर में कराऊंगी, कल हम जनवरी के करेंगे, फरवरी के करेंगे, इस प्रकार से। साथ में हम 1-2 क्लासेज इस तरीके से रखेंगे जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं। फिर उसके बाद हम क्लासेज एक क्लास में रखूंगी आप लोगों की इम्पोर्टेंट स्कीम्स की, सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, ये हैं, इनमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। प्री में तो या तो फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा और मेंस में क्या आता है उस पे डिटेल्ड 10 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 7-8 जो क्लासेज हैं ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आते हैं प्री में? 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल करंट अफेयर्स, डिफेंस के करंट अफेयर्स, हर एक प्रकार का करंट अफेयर इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। करंट अफेयर का सिंपल सा मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ स्कीम्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफेंस के अंदर भी आजकल करंट अफेयर से ही क्वेश्चन उठाया जाता है कि लेटेस्ट में कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया था, और साइंस के अंदर भी कौन सी, जैसे कि कोरोना वायरस के ऊपर आ गया था, म्यूकर माइकोटो जो हमारी ब्लैक फंगस है इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो ये जो लेटेस्ट वाला करंट अफेयर है ये हर एक फील्ड से कनेक्टेड है। तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके प्री में आएंगे। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री में अच्छा स्कोर करने के लिए। ओके, माई सेल्फ प्रीतम चौधरी, और मैं आप लोगों में से शायद 1-2 लोगों ने पहले भी मुझसे क्लासेस ली होंगी। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स, ये मैं आप लोगों के साथ में लेने वाली हूँ। करंट अफेयर पढ़ने का तरीका क्या होगा आपको जो करंट में कोई नाम है, कोई चीज है, उसको तो याद रखना ही है। उसके साथ में हम उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे। बैकग्राउंड कैसे देखेंगे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि किस प्रकार से, क्योंकि आजकल RPSC का भी पैटर्न UPSC पे होता जा रहा है, और UPSC कैसे क्वेश्चन पूछती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछती है, और यही अब की बार प्री के अंदर हुआ था। इवन रूमा देवी वाला क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा। रूमा देवी के जो क्वेश्चन था उसके अंदर चारों के चारों ऑप्शन क्या थे? स्टेटमेंट थे। उनके बारे में किसी को यदि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्वेश्चन लगभग लोगों का गलत हुआ, इसीलिए वो कोर्ट में गया। एम्बिग्यूटी, एज सच कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी। आई हैव रेड दिस, मैंने पढ़ा था, वो क्वेश्चन सही था, लेकिन क्या होता है कि आप कहीं से अखबार की इंफॉर्मेशन उठा ली, कहीं से बुक की उठा ली। गवर्नमेंट का जो आधिकारिक डेटा है, और कौन से गवर्नमेंट आधिकारिक डेटा की मैं बात कर रही हूँ? सूजस की। मैं आपके पास में जो इंफॉर्मेशन लेके आऊंगी वो या तो सूजस बेस्ड होगी, या फिर आपका जो स्कीम्स में लेके आऊंगी वो स्कीम्स सारी की सारी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहीं से हम डेटा उठाएंगे, ताकि हम कोई भी गलत चीज याद नहीं करें। कंप्लीटली हम एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट चीजें ही देखेंगे। तो देखिए, दिसंबर के अंदर राजस्थान की अगर हम बात करें कि कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, तो 1 बाय 1 चलते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्री 2021 में पूछा गया था, एक पुरस्कार पूछा गया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो राजस्थान के जिस व्यक्ति को भी मिला था उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 31 दिसंबर 2021 को किनको दिया गया? जोधपुर के मिठेश निर्मोही को काव्य संग्रह मुक्ति, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड जानते हैं। बैकग्राउंड लाइकवाइज, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार हैं ये कब से दिए जा रहे हैं? क्योंकि आ सकता है एक स्टेटमेंट ये भी आ सकता है, जैसे ही इस पे क्वेश्चन पूछा कि विच वन इज द राइट, इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है,
तो उस केस में आपको उसके बारे में एक आध फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं करंट अफेयर के साथ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 1954 से दिए जा रहे हैं, 1954 से दिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा है राजस्थानी भाषा, तो कितने लैंग्वेजेस के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है? 24 लैंग्वेजेस, राइट आंसर। 24 लैंग्वेजेस को याद करने का तरीका क्या है? 22 लैंग्वेज तो वो हैं जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर है। 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेजेज हैं एट प्रेजेंट? 22 हैं, और प्लस में राजस्थानी और प्लस अंग्रेजी, ये 2 लैंग्वेज और ऐड कर दो, तो 22 प्लस 2 24 भाषाओं के अंदर क्या दिया जाता है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो क्या हर साल 24 की 24 लैंग्वेज में दिया जाता है? नहीं, 24 भाषाएं एक क्राइटेरिया हो गई कि किसी भी जो लेखक है उन्होंने इनमें 24 लैंग्वेजेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में जो लिखा है, फिर उनको क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है, फिर 1 या 2 जितने भी होते हैं, कई बार 2 या 3 तक भी पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या किए जाते हैं? प्राइज दिए जाते हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 60 प्राइज मिले हैं 1954 से लेकर के अभी तक। तो लगभग तो क्या होता है, कई बार दिया भी नहीं जाता किसी कारणवश, और कई बार 1 या 2 भी दिए जाते हैं। बट आपको क्या क्या फैक्ट्स याद होने चाहिए? कब से मिल रहे हैं? कितनी भाषाओं में मिलते हैं? 24 में। इस बार क्या खास है? क्योंकि अब की बार किसको मिला है? राजस्थानी भाषा को मिला है, और राजस्थानी भाषा में किसको मिला है? मिठेश निर्मोही को मिला है, और उनके काव्य संग्रह का नाम क्या है? मुक्ति, जो कि राजस्थानी भाषा के अंदर लिखा गया है। साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वो मैं फिर से लिख देती हूँ। और इस पुरस्कार के अंदर मिलता क्या है? इसमें एक होता है आपका ताम्रपत्र, साहित्य अकादमी लिखा हुआ होता है वो ताम्रपत्र, प्लस 1 लाख रुपए कैश मिलते हैं। ये इस पुरस्कार के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के अंदर देखिए लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा फोकस किस चीज पे है सरकार का? रिन्यूएबल एनर्जी पे। जो अक्षय ऊर्जा है उसके अंदर सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा ही अक्षय ऊर्जा का उत्पादन हो। तो इसको मोटिवेट करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड स्टार्ट कर रखे हैं। हमारे लिए क्या खास है? राजस्थान को इसमें 2nd प्राइज मिला है आफ्टर गुजरात। तो इसके अंदर जो राजस्थान को 2nd प्राइज मिला है, और ये प्राइज देता कौन है? देखिए कोई भी अवार्ड, आज से ही आप ये गांठ बांध लेंगे दिमाग में, सिर्फ आपको अवार्ड का नाम याद नहीं होना चाहिए, उस अवार्ड को कौन देता है और किस आधार पे दिया जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ अवार्ड का नाम याद होना आज के कंपटीशन एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो कौन देता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, केंद्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केंद्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ये दिया जाता है। अब की बार राजस्थान को 2nd प्राइज किन किन चीजों के आधार पे मिला है? तो उसमें फर्स्ट थिंग जो है, एक तो हम क्या किया, राजस्थान गवर्नमेंट नई सौर ऊर्जा नीति लेकर के आई। सौर ऊर्जा नीति
2019। ये किस लिए खास है, मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि मैं आपको सौर ऊर्जा ये सारी नीति भी पढ़ाऊंगी। अब की बार भाई मेंस में सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं पूछा है, सिंपली 10 नंबर में इकोनॉमिक्स के पेपर में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति पूछ ली है। 5 पॉइंट है, उन 5 पॉइंट को जो भी बच्चा अच्छे से एक्सप्लेन करके आ गया उसके 10 नंबर पक्के हो गए। प्री हो चाहे मेंस हो, यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक रिव्यू भी मैं आपको टाइम टू टाइम साथ में एक एक दो दो चैप्टर कराती रहूंगी। ये जो इकोनॉमिक्स है आपका, जो पॉलिटी का कुछ सेक्शन है और भी जितनी जहाँ पे भी स्कीम्स आ जाती है ना, वहाँ पे इकोनॉमिक रिव्यू आपका राजस्थान का टिप्स पे होना चाहिए। खास करके अब की बार इकोनॉमिक्स का मेंस में जो पेपर था उसके अंदर आप ये मान सकते हो 70% पेपर इकोनॉमिक रिव्यू से था। इवन ये पूछ लिया था 2 नंबर में कि राजस्थान की डिफरेंट जो स्कीम है पेंशन की, उनके अंदर एज क्या है, डिफरेंट, और वो एग्जैक्ट स्कीम वाइज एज का डेटा कहाँ से मिलता है, हमें इकोनॉमिक रिव्यू से मिलता है। तो मैं फिर से यही चीज दोहराऊंगी कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगी वो गवर्नमेंट डेटा की ही होगी। आप कहीं से भी उठा के लाओगे, मैं मुम्बल में ये लिखा है, फलाना में ये लिखा है, वो मैं नहीं मानूंगी। आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो गवर्नमेंट डेटा की होगी, क्योंकि कल को अगर कोई एम्बिग्यूटी होती है तो आपका स्टैंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस चीज। तो सौर ऊर्जा नीति को खैर अब की बार पूछ लिया गया है 10 नंबर में सीधे सीधे मेंस के अंदर। हमें क्यों मिला ये प्राइज, सेकंड प्राइज? एक तो सौर ऊर्जा नीति लागू की, राजस्थान का टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल कितनी हो सकती है, 142 गीगावाट। 142 गीगावाट में से कितनी इंस्टॉल्ड हो गई है? देखिए 2 चीजें होती हैं, पहली होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। क्या होती है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने का मतलब ये नहीं है कि उतनी ही ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, उसका मतलब ये है कि हमने कहीं कहीं पे उतनी ऊर्जा के क्या लगा दिए हैं, संयंत्र या तो लगा दिए हैं या लगाए जा रहे हैं, इन प्रोसेस है। वो होती है आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एक होती है आपकी कितना ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पहुंच गई है 10.5 गीगावाट एट प्रेजेंट। तो लेटेस्ट जनवरी 2022 का जो डेटा है तो हम 10.5 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे पहुंच गए हैं। और ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है? लगभग 5000 के समथिंग मेगावाट का ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है सोलर एनर्जी का। वो हम बजट का जो डिस्कशन करेंगे, एक क्लास में इस बार वाले बजट पे लूंगी, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग कौन कौन सी हैं। तो देखिए, एक तो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पे पहुंच गई, सौर ऊर्जा नीति को हमने लागू किया और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोलर एनर्जी के सेक्टर में विभिन्न प्रकार की रियायतें दे रही है। ठीक है, कि जैसे कि भड़ला में लग रहा है, बीकानेर के नोख में लग रहा है, अडानी कॉरपोरेशन, इवन 4 ऐसी जो इंडिपेंडेंट कंपनी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बनाई हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी के सेक्टर में डील करती हैं, ऐसी 4 कंपनी भी बना दी हैं। तो देखिए इतनी सब एफर्ट्स के कारण राजस्थान को मिला है सेकंड प्राइज। राजस्थान का अक्षय ऊर्जा उत्पादन, अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये सिर्फ सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में कौन कौन सी आती हैं? सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है, बायोमास आती है, और हाँ वो सब आ जाती हैं। तो आपकी सारी की सारी जो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में ओवरऑल राजस्थान का देश में पहला स्थान है, ये चीज याद रखनी है। राजस्थान का कौन सा स्थान है पूरे देश में? पहला स्थान है। दूसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। एक्चुअली में फ्लक्चुएट होता रहता है कर्नाटक और गुजरात के बीच में, कभी कर्नाटक कभी गुजरात, लेकिन ओवरऑल आपको फर्स्ट स्थान तो याद ही रखना है कि किसका है, राजस्थान का है। नोट डाउन कर लिया? देखिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज,
कई बार क्या आता है, वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं, सीधे सीधे एक लाइन के, कि कहाँ पे नया कैंसर इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ है, कहाँ पे नया सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, एक जैसे कि महात्मा गांधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ पे हुआ है। तो ये छोटे छोटे एक वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए आरएस में नहीं आते हैं तो साइमल्टेनियसली हर कोई बच्चा बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहा होता है, लाइक वीडियो, पटवारी एटसेट्रा, तो उनके अंदर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज कहाँ पे स्थापित हुआ है? जयपुर में। अब इसमें क्या है, देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देना टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। आपका यहाँ पे क्या होगा, 3 फेज में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग अलग सेक्टर की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि आईटी सेक्टर की दे दी, मैकेनिकल के क्षेत्र की ट्रेनिंग दे दी। तो इन सभी की क्या होगी, 3 फेज मैनर के अंदर ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन होकर के वो अलग अलग जगह पे जॉब के लिए तैयार होंगे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब यही है, इट इज ए काइंड ऑफ स्कूल कॉलेज, आप ये मान सकते हो कि जहाँ पे स्पेसिफिकली रोजगार परक टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाएगी। 3 फेज मैनर के अंदर होगा। इनिशियल फेज होगा, कई बार क्या होता है कि कोई कैंडिडेट होता है उसको बेसिक सी ही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि मैकेनिकल है, मैकेनिकल में एक कोई कैंडिडेट ऐसा होगा कि उसको इतना ही नॉलेज चाहिए कि वो जाकर के एक मैकेनिक की दुकान खोल सके, तो वो एक फेज हो गया। दूसरा फेज क्या होगा, उससे भी एडवांस हो गया, तो वो जाकर के किसी कंपनी में काम करेगा। तीसरा हो गया कि उसको टेक्नोलॉजी के साथ साथ थोड़ी और एक्सपोजर भी चाहिए, तो उससे क्या होगा कि वो अपना खुद का स्टार्टअप खोल सके। तो 3 फेज के अंदर अलग अलग क्या की जाएगी, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये जयपुर में स्थापित है। समग्र स्वास्थ्य सेवा इंडेक्स 2021, देखिए ये लेटेस्ट एक इंडेक्स है, इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मोदी गवर्नमेंट का लाया हुआ नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है ये। क्यों, आपने एक टर्म सुना होगा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, हिंदी में हम इसे बोलें तो प्रतिस्पर्धा वाला जो संघीय ढांचा है उसकी बात की जाती है इसके अंदर। नीति आयोग टाइम टू टाइम ये इंश्योर करता है कि देश का विकास तो हो, लेकिन वो क्या हो, तीव्र गति से हो। वो तीव्र गति से देश का विकास करने के लिए क्या होगा कि विभिन्न राज्यों के बीच में कंपटीशन जारी रखो, ताकि वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोसेस को अपनाएं। तो ऐसे ही इंडेक्सेज, ऐसी ही स्कीम जो है वो जो नीति आयोग है वो लेके आता है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करती है। तो उसी में एक इनिशिएटिव है समग्र स्वास्थ्य सेवा इंडेक्स 2021। तो इस बार ये किसके द्वारा होता है, नीति आयोग के द्वारा होता है। पहला स्थान किसको मिला है, केरल को मिला है। राजस्थान कौन से नंबर पे आया है, 16वें स्थान पे आया है, बहुत ही नीचे है। हम ऐसे सोचते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लगा दी, निशुल्क दवा योजना है, फलाना योजना है, ये है वो है, लेकिन देखिए 16वें स्थान पे हैं अभी भी, हमसे आगे 15 स्टेट हैं। तो सिर्फ योजनाएं लाने से, सिर्फ अलग अलग स्कीम्स या पॉलिसीज लाने से नहीं होता, धरातल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। आज भी अगर जैसलमेर, बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में जाकर के देखते हैं तो बहुत बहुत मतलब कई 100 किलोमीटर तक तो प्राइमरी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो ही नहीं मिलते हैं, या होते हैं तो उन पे एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। तो ये सब फैक्टर्स काउंट करके ही इस प्रकार के इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं कि ये देखिए ये आपका असली चेहरा है। आप बातें इतनी करते हो, आप इतनी स्कीम्स लाते हो, लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। तो इस प्रकार के इंडेक्सेस, अब इस पे थोड़ा बाद में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। एक अब की बार मुझे एक्सपेक्टेड था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट नहीं पूछा है, तो बी रेडी फॉर प्रीलिम्स क्वेश्चन। ये क्या होता है, देखिए
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये हर 5 साल के अंदर जारी होने वाला काइंड ऑफ सेंसस है। एक प्रकार से जैसे जनगणना होती है, जनगणना कितने टाइम में होती है? 10 साल में होती है। अब देखिए 10 साल के अंदर आज के टाइम का परिदृश्य देखें तो कितनी तेजी से सब चीजें बदलती हैं। कोविड था, कोविड बीच में आया तो 2 साल के अंदर जो चीजें, चाहे हम आर्थिक क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें, हर तरीके से बहुत पीछे ले गया। 10 साल में से 2 साल किसके इक्वल हो गए? लगभग 5-6 साल के इक्वल जितना इम्पैक्ट पड़ता था वो 2 साल में ही पड़ गया। तो ऐसा लॉन्ग टर्म 10 साल का इम्पैक्ट देखने के लिए तो सेंसस आयोजित किया जाता है। लेकिन मीनवाइल इन 10 साल में से भी आपका बीच में इफेक्ट जानने के लिए 5 साल पे क्या जारी करती है गवर्नमेंट? एक सर्वे करवाती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और ये अब की बार जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है ये 5वां था। अब काउंट करके स्टार्ट करके देख लेना कि कहां से स्टार्ट हुआ होगा। ये 2021 में आया था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देश में सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात 1020 पहुंचा है, जो कि पहली बार है। यानी कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों से ऑन एन एवरेज कंट्री के अंदर। तो देश का लिंगानुपात तो इसके अनुसार आया है 1020 और राजस्थान का 1009। तो क्या खुश हो जाना चाहिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हमेशा से मतलब जब से छोटे थे, जब से लिंगानुपात के क्वेश्चन पढ़ने शुरू किए हैं तो जिंदगी में यही पढ़ा है कि बहुत ही डाउनवर्ड जा रहा है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। और अब तो बल्ले बल्ले हो गई, ज्यादा हो गए। ऐसा नहीं है बल्कि ये एक तरीके से क्या हो गया है, कुछ ना कुछ ऐसा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यदि महिलाओं की संख्या 1020 1000 पे है, ठीक है, यहां पे देखिए 929 कौन सा? बाल लिंगानुपात। एट प्रेजेंट की जो जनरेशन है, अब एट प्रेजेंट में टोटल में आ रहा है, ये टोटल में आ रहा है तो 80 साल की महिला भी इसमें काउंट हो रही है और एक 8 महीने की बच्ची भी इसमें काउंट हो रही है। तो मिला करके ओवरऑल क्या आ रहा है? ये 1020 आ रहा है। लेकिन यदि बाल लिंगानुपात यदि देखते हैं, बाल लिंगानुपात में कहां तक का आता है? 0 से 5 या 6 साल आता है, 6 साल तक का आता है। तो उसमें तो क्या है, अभी भी 929 पे ही है ना। फ्यूचर जनरेशन जो होगी तो वहां पे लिंगानुपात वाला क्राइसिस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्राइसिस बढ़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बढ़ती कैसे जा रही है कि भाई देखो यहाँ पे जो 20 एक्स्ट्रा है ना, ये 20 लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, उत्तरदायित्व हैं। ये इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिव इनपुट नहीं दे रही हैं। क्यों? ये वो महिलाएं हैं जो 60 से ज्यादा हैं लगभग, क्योंकि ये एक एवरेज है, ऐसे ही निकाला जाता है। तो हमारे यहाँ पे सामाजिक ढांचा, हमारा जो देश है परंपरागत रूप से जैसा होता आया है, तो 60 से कम वाली ही महिलाएं बहुत कम होती हैं जो कि प्रोडक्टिव होती हैं, इकोनॉमी के अंदर इनपुट देती हैं। तो 60 से ज्यादा वाली तो आप सोच सकते हो नहीं होती हैं। तो ये क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई। यानी कि जो 1000 पुरुष कमाएंगे वो 1000 की बजाय 1020 पे खर्चा कर रहे हैं। तो ओवरऑल प्रोडक्टिव आउटपुट क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि पॉजिटिव है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर ये पॉजिटिव नहीं होता। हाँ, यहाँ पे यदि इंप्रूवमेंट होता है तो वो पॉजिटिव होता है। ये बैलेंस ऑफ जो जनरेशन होता है, जो जनसंख्या के अंदर एक बैलेंस होता है, उसको इंडिकेट करता है बाल लिंगानुपात में सुधार होना। अब इसके अंदर देखिए, ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसके अंदर सिर्फ लिंगानुपात या इनकी बात नहीं की गई है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स यानी कि संकेतक हैं जिनके ऊपर बात की गई है। लाइकवाइज गरीबी,
इस प्रकार के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर ये जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर बात की गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट यही है कि बाल लिंगानुपात, ओवरऑल लिंगानुपात और गरीबी, क्योंकि गरीबी के अंदर बिहार सबसे गरीब है तो राजस्थान का भी 8वां स्थान है। पहले एक टर्म होती थी बीमारू, बीमारू स्टेट बोला जाता था। किसके लिए बोला जाता था बीमारू स्टेट? ये सारे स्टेट्स के ही नाम है बीमारू में जो है। बिहार, ये बिहार हो गया यहाँ पे, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यूपी। देखिए ये बीमारू स्टेट थे, इनको किस कैटेगरी में, ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी है इनमें, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को, रहवासियों को बीमारियां ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है। बीमारू इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बीमारू इन द टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ, कि ये वो राज्य हैं जहां पे इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, कमजोर है, इनका ओवरऑल क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत कम है। राजस्थान इसमें से तो निकल गया, बट स्टिल राजस्थान क्या है, 8वें स्थान पे है गरीबी के अंदर। नोट डाउन हो गया? एनसीडीसी सेंटर, एनसीडीसी सेंटर क्या है, नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर। वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड, कोविड महामारी का इम्पैक्ट क्या है, अलग अलग रूप में सामने आया है। बहुत सारी क्या क्या आई हैं, नई टेक्नोलॉजी भी आई हैं, बहुत सारी नए ऐसे चीजें समाज के अंदर हम लोगों में भी सुधार हुआ है, हम लोगों ने भी अपनी अलग अलग कंडीशंस अपनाई, एक इंडिविजुअल के लेवल से लेकर के गवर्नमेंट के लेवल तक। तो कोविड महामारी के दौरान एक चीज की प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही थी लगातार, कि कोविड का जो वायरस है उसका बार बार क्या हो रहा था, वेरिएंट चेंज हो रहा था, वेरिएंट चेंज हो रहा था, कभी अल्फा कभी बीटा, इस तरीके से आ रहा था। अब उस चीज को चेकआउट करने के लिए क्या करनी होती है कि कौन सा वेरिएंट है, जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी हम साइंस में डिस्कस करेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है। देखिए ये डीएनए होता है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स एंड अलग अलग इस तरीके से लगे होते हैं। प्रत्येक ह्यूमन बीइंग का अलग होता है, उसमें अलग क्या चीज होती है, इनका पैटर्न ही अलग होता है। तो लाइकवाइज अर्थ पे जो भी चीज है जिसमें भी डीएनए है उसके अंदर क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ यूनिक होता है अपने टाइप में। तो कोविड का यदि वेरिएंट नंबर 1 है तो उसकी ये जीनोम में ये क्या होंगी, अलग होगा पैटर्न। लाइकवाइज अगर हम बोलें ये A B C D E है तो दूसरा होगा उसमें A C D B E हो जाएगा। तो नया वेरिएंट आ चुका है, नए वेरिएंट की वजह से नई वेव आई है, ये सब पता करने के लिए ये पैटर्न ही पता करना होता है। ये पैटर्न पता करना ही क्या कहलाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। तो राजस्थान के अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा ही नहीं थी, और एक टाइम ऐसा आया था, आप लोग रिकॉल कर पाओ तो, कि दुबई से जो नया वेरिएंट आया था उसके पहले कौन थे मरीज, जो कि राजस्थान में ही आए थे, यहाँ से फिर वो बीटा वेव स्टार्ट हुई थी। तो हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा नहीं थी, तो कहाँ पे ले जाना पड़ता था, पुणे, वहां पे जाकर के जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाया जाता था। अब हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में प्रताप नगर के अंदर ही वायरस वेरिएंट की पहचान हो सकती है, वो भी 24 आवर्स के अंदर। अब सब सोचेंगे कि मैम कोरोना तो गया, अब क्या जरूरत है। कोरोना पहली बात तो कंप्लीटली गया नहीं है, दूसरी बात सिर्फ कोरोना नहीं,
जीनोम सीक्वेंसिंग बैक्टीरिया की भी की जाती है, जीनोम सीक्वेंसिंग कोई भी नई अदर डिजीज आ जाएगी तो उसमें भी जरूरी होती है, तो उसके लिए जयपुर प्रताप नगर में। अब देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन में यही होगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा या फिर हमारे जो एनसीडीसी सेंटर है, अब की बार तो आरपीएससी बहुत ऐसी चालाकियां करने लग गई है, एनसीडीसी सेंटर ही लिख देंगे, कंप्लीटली लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो एनसीडीसी सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ है? जयपुर प्रताप नगर। अब आता है आपका नेक्स्ट शरद महोत्सव। हमारा राजस्थान रंग रंगीलो राजस्थान, जिसके अंदर इतने महोत्सव होते हैं, इतने आयोजन होते हैं। तो देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बट रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन हो गया। शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? माउंट आबू में, प्रति वर्ष दिसंबर के माह में। हम दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो दिसंबर के महीने में किया जाता है। अब यहीं पे मैंने कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जो महोत्सव हैं उनको भी लिस्ट आउट कर दिया है आप लोगों के लिए। पतंग महोत्सव कहाँ पे होता है? जयपुर में। हाथी महोत्सव जयपुर में, लेकिन ये होता है मार्च में। पतंग महोत्सव मकर संक्रांति पे जनवरी के अंदर होता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। क्यों भाई? सबसे ज्यादा ऊंटों की संख्या कहाँ पे है? बीकानेर में है, तो बीकानेर में होता है। फिर उसके बाद में मरु महोत्सव। मरु महोत्सव सबसे फेमस महोत्सव है, सबसे ज्यादा पर्यटक जहाँ पे आते हैं वो कौन सा होता है आपका? मरु महोत्सव होता है। ये होता है जैसलमेर के अंदर, और अब की बार तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ये आयोजित किया गया था आफ्टर कोविड। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर। अच्छा कौन बताएगा मुझे कि मेवाड़ में कौन सा एरिया आता है? मेवाड़ सुना होगा ना। देखिए मेवाड़ का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग को सेंट्रलाइज करो उदयपुर पे, फिर उदयपुर के आसपास चलने लग जाओ। राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, फिर नीचे प्रतापगढ़, फिर नीचे बांसवाड़ा और डूंगरपुर किस में आते हैं? वागड़ में आते हैं। ठीक है। पार्ट ऑफ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का जो आपका पश्चिम की तरफ का जो एरिया है वो पहले किस में आता था? मेवाड़ में आता था। तो इस प्रकार की शब्दावली राजस्थान जीके के अंदर क्या है? लाइक उसका मिल्क एंड ब्रेड है। मेवाड़, मारवाड़, ये सब जंगल प्रदेश, वागड़, शेखावाटी, ये आपको बेसिक क्या होने चाहिए? पता ही होने चाहिए। तो मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, ब्रिज महोत्सव फरवरी में भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। नेक्स्ट आपकी एक स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट की, ज्ञान दूत 2.0। देखिए राजस्थान अभी जो लास्ट प्री हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक ऐप का नाम पूछा गया था राजस्थान गवर्नमेंट की, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलती हैं? इंफॉर्मेशन मिलती हैं। याद है किसी को वो क्वेश्चन? वो एक क्वेश्चन था, आज मैं भी देखूंगी जाके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस ऐप का नाम देकर के पूछा गया था कि ये ऐप किससे संबंधित है, ये प्री का क्वेश्चन था। तो ज्ञान दूत 2.0 जो है ये किससे संबंधित है? एक तो देखिए ये इसके आगे 2.0 ये सब लगा हो तो इसमें कोई वो चीज नहीं होती कि घबराने की ये क्या है, ये कुछ याद ही करना। इसका मतलब है कि ज्ञान दूत प्रोग्राम का सेकंड वर्जन है, सेकंड वर्जन है। एक पहले आ चुका है, ये सेकंड वर्जन है। तो इसमें होता क्या है? महाविद्यालयों में मीन्स कॉलेजेस के अंदर, कॉलेजेस में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु यूजी व पीजी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की जो क्लासेज हैं, ऑनलाइन फ्री क्लासेज वॉलेंटियर टीचर्स के द्वारा, वॉलेंटियर मतलब स्वैच्छिक रूप से मैं जाकर के यूजी या पीजी के अंदर ऑनलाइन क्लासेज पढ़ा दूं, तो मैं क्या हो गई? ज्ञान दूत प्रोग्राम का एक पार्ट हो गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कोविड के दौरान कॉलेजेस क्या थे? बंद थे, तो ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी। अब दिक्कत ये थी कि हमारे राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं क्या उनमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था? नहीं था।
तो किया ये गया था कि उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया या कोई और बना दिया, तो उन पे टीचर्स अपने घर से ही ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करते थे स्वैच्छिक तौर पे। ऐसा बाध्य उनको किया नहीं गया था, स्वैच्छिक तौर पे। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है आपको। महाविद्यालय आपको याद होना चाहिए, किसके लिए? स्कूल्स के लिए नहीं है, महाविद्यालयों के लिए है, कॉलेजेस के लिए है। अगर ऑप्शन में स्कूल और महाविद्यालय दोनों लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? महाविद्यालय के लिए। यूजी और पीजी की ऑनलाइन फ्री क्लासेज हैं यहाँ पे, इसके लिए है। 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला पहला जिला राजस्थान में कौन सा बना? प्रतापगढ़। दूसरा जिला बूंदी। मैंने इसको क्यों इंक्लूड किया है? देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स पूछे जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, अगर किसी ने ये पढ़ा नहीं है तो आई एम डैम श्योर कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो 50% बच्चे प्रतापगढ़ का सोचेंगे भी नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे? अखबार में रोजाना फोटो आती थी कि कोविड वैक्सीन लगाने वाले बेचारे डब्बा लेके गए, उनके पीछे या तो लठ लेके घूम रहे हैं या फिर उनको ऐसे डरा भगा रहे हैं। कहाँ से आती थी वो? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यही सब चीजों से आती थी कि आदिवासी हैं वो लगवा नहीं रहे हैं। बट स्टिल सबसे पहले पूरा कोविड वैक्सीनेशन कहाँ पे हुआ? प्रतापगढ़ में हुआ। तो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? अगर कॉमन सेंस के आधार पे कोई लगाएगा और वहां पे जयपुर, सीकर, झुंझुनू ये ऑप्शन मिला हुआ होगा तो भाग के किस पे लगाएगा? वो कॉमन सेंस के आधार पे जयपुर को लगाएगा कि भाई जयपुर को ही वैक्सीनेट किया होगा सबसे पहले। लेकिन आंसर है इसका प्रतापगढ़। हाल ही में बंद किया गया राजकीय मुद्रणालय जो गजेट ऑफ राजस्थान जो जारी होता है, तो गजेट ऑफ राजस्थान जिसके अंदर जैसे जिस प्रकार की ये चीजें हैं कि किसी ने नाम चेंज करवाया है, प्रॉपर्टी का हस्तांतरण किया है या फिर राज्यपाल महोदय के द्वारा अलग अलग कोई चीजें जारी की जा रही हों, तो वो क्या होता है? मुद्रणालय के द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान में 2 जगह पे थे, तो एक तो जयपुर और एक ये आपका अलवर। अब अलवर से भी हटा दिया है, अब वो जयपुर में ही शिफ्ट कर दिया गया है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं। इसको याद रख लेना है कि कहाँ से अभी एक राजकीय मुद्रणालय को हटाया गया है। एक यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो एपिग्राफ्स होते हैं, एपिग्राफ्स मतलब जो ऐतिहासिक महत्व की जो चीज़ें हैं, जैसे कि कोई ताम्र पत्थर हो गया, कोई पुरानी लिपि हो गई या फिर पुराना कुछ भी जो अलग लिपि के अंदर लिखा हुआ था, उन सब का डिजिटली सेव करना, स्कैन कर करके वो कार्य, वो वाला जो डिजिटल मुद्रणालय है वो कहाँ पे है? वो पूरे राजस्थान में एक ही जगह पे है, वो है बीकानेर। बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ फोर्ट है, म्यूजियम है, उसके अंदर ये कार्य किया जा रहा है कि राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट एपिग्राफ्स हैं उनको डिजिटली उनका एक वो बनाया जा रहा है, पूरा बैंक बनाया जा रहा है, ताकि वो समय के साथ खराब हो तो भी हमारे पास में उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो। तो ये बीकानेर में किया जा रहा है। जन आधार कार्ड से, यानी कि जन आधार कार्ड से राशन वितरित करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? नागौर। राजस्थान गवर्नमेंट के फेवरेट क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्यों? इनको पूछने का क्या महत्व होता है? सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स पे कितना ध्यान दे रहे हैं आप। जन आधार कार्ड राजस्थान गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाओं में नंबर 1 है। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाओं में नंबर 1 है, और अगर आपको उसी के बारे में जानकारी नहीं है तो राजस्थान गवर्नमेंट मानती है कि आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली यही चीज चेक करने के लिए दिए जाते हैं कि आप राजस्थान की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं उससे कितने अप टू डेट हैं। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होता है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि एक जो सीरियस कैंडिडेट होता है, तैयारी करने वाला, वो हर एक चीज को शक की निगाह से देखता है कि ये चीज चर्चा में है तो क्यों है, इसमें से क्या पूछा जा सकता है।
अब यहाँ से जन आधार जो है वो 2-3 साल पुरानी योजना हो गई, जन आधार के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन स्टिल लगातार चर्चा के अंदर है, किसी ना किसी वजह से है, तो उसमें लेटेस्ट क्या है उससे तो पूछा ही जा सकता है ना। तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि इस प्रकार की कोई स्कीम्स होती हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, तो करंट अफेयर में आप उसमें से ये देखो कि इसमें से किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वो करंट अफेयर ज़्यादा याद रहता है। तो जन आधार कार्ड से राशन वितरित करने वाला पहला कौन सा हो गया? नागौर। अब हम आते हैं नेशनल लेवल के दिसंबर के करंट अफेयर्स पे आते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पे दिसंबर में क्या अलग कुछ हुआ? द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। देखिए ड्रैगन किंग को भूटान की जो लैंग्वेज है, भूटानी जो है, उसके अंदर ड्रक ग्यालपो भी बोलते हैं ड्रैगन किंग शब्द को। ड्रैगन किंग जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाने वाला शब्द हो गया, बट वहां पे लोकली क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो। अब ये मतलब दोनों आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो ड्रक ग्यालपो आ सकता है, और यदि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनाना है तो ड्रैगन किंग आएगा। अब मैंने कंफ्यूजन वाला क्यों बोला? ड्रैगन शब्द से हमारे कौन सा कंट्री सामने आता है दिमाग? चाइना आता है। सोचते हो कभी भूटान का और ड्रैगन का कनेक्शन? नहीं सोचते हैं, नहीं पढ़ा होता है तो याद होता है क्या ऐसे? नहीं सोचते हम। तो देखिए सबसे पहले चाइना सोचते हैं, उसके बाद में कंबोडिया, और वहां पे दिमाग जाता है क्योंकि वहां पे ड्रैगन से रिलेटेड क्या होते हैं? फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन है किसका ये? हाईएस्ट जो है नागरिकता पुरस्कार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट नागरिकता पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। तो भारत रत्न के इक्विवेलेंट है ये द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। किसको मिला है? हमारे प्रिय मोदी जी को मिला है। हमेशा हर साल 3-4 मिलते ही हैं। तो इनको ये भूटान का सर्वोच्च नागरिकता। तो आपको इसमें 2 चीजें याद होनी चाहिए। पहली चीज कि इसी को ही आपको ये लिख के भी दिया हुआ होगा तो भी आपको आंसर सही करना है। दूसरा ये भूटान का है और मिला किसको है? नरेंद्र मोदी जी को। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये हमारे डिफेंस के अंदर राष्ट्रपति के पश्चात दूसरा सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय के पश्चात जो होता है वो तीनों सेनाओं का कंबाइंडली कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि दिसंबर 2021 के अंदर 8 दिसंबर 2021 को पहले जो सीडीएस थे हमारे जनरल विपिन सिंह रावत, उनका हेलीकॉप्टर क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपके लिए करंट अफेयर में एक तो क्या होना इंपॉर्टेंट है कि हेलीकॉप्टर कौन सा था? वो MI-17। MI-17 जो था वो हेलीकॉप्टर हुआ था, कहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? ये कुन्नूर के, तमिलनाडु के कुन्नूर के अंदर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो अब ये तो पहले थे जो कि दुर्घटनाग्रस्त होकर के हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अब सेकंड किनको बनाया गया है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये साइमल्टेनियसली जो भारत सरकार की थल सेना के भी क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ये दोनों पद संभाल रहे हैं। हमारे थल सेना अध्यक्ष भी कौन है? MN नरवणे, और सीडीएस भी कौन है? हमारे MN नरवणे। ये टेम्परेरी है, इसके बाद में कुछ टाइम बाद में इनका सॉल्यूशन किया जाएगा। अलग अलग ही होते हैं थल सेना। ओके तो अलग अलग रखा जाएगा दोनों को ही। अभी के लिए आपको मनोज मुकुंद नरवणे याद रखना है कि दूसरे कौन बने। देखिए अगर इनके बाद भी है ना किसी तीसरे को बनाया जाएगा ना सीडीएस, तो भी दूसरे कौन थे वो तो आपको याद रखना ही है। MN नरवणे को बनाया गया था दूसरे सीडीएस। ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल।
वन लाइनर क्वेश्चन है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, दिमाग में रहना चाहिए। काफ़ी चर्चा में रहा था कि जो इम्पोर्टेंट जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनके ऊपर इंडियंस का कब्जा हो गया है। लाइकवाइज ट्विटर हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला जी, तो इस प्रकार से गूगल सुंदर पिचई, तो इसी सीरीज में पराग अग्रवाल, देखिए गंगा एक्सप्रेसवे, ये दिसंबर के अंदर काफी चर्चा में था। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से है। मेरठ के बिजोली गांव से प्रयागराज के जुडापुर दांडू, ये पूरा एक ही गांव का नाम है, जुडापुर दांडू गांव तक 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इस इंफॉर्मेशन को याद करने का सेंस क्या है? मतलब इतना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर क्यों? देखिए अलग अलग एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। राजस्थान में भी इतने सारे अलग अलग एक्सप्रेसवे, जैसे कि डीएमआईसी कॉरिडोर बन रहा है हमारे यहाँ पे, और अभी हाल ही में जो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर हमने क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया था जिसके अंदर प्लेन टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसी प्रकार से जो दिल्ली से लेकर के यूपी के अंदर एक और एक्सप्रेसवे है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मैच करवा लें आपसे, अलग अलग एक्सप्रेसवे को मैच करवा लें कि कहाँ पे कौन सा है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है करंट अफेयर से रिलेटेड कि मैच करवाने का कौन सा एक्सप्रेसवे किससे रिलेटेड है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? ये सिमहाद्री कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, वहां पे एक जगह है, तो वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट। देखिए पिछली बार के जो करंट अफेयर थे उसमें भी हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी चर्चा में थी। मैंने उस पर 4-5 बार चर्चा की थी कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। अब फिर से यही चर्चा में रहने लग गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझा देती हूँ कि ये क्यों है। देखिए दिन के समय में क्या होती है? सौर ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब इतनी सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, लेकिन सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ ही उसमें क्या दिक्कत होती है? उसको ग्रिड में डालना पड़ता है लगातार। जैसे जैसे सौर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ से जैसे ही सौर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, आप इसको क्या करोगे? ग्रिड में रखोगे और ग्रिड से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन एक दिक्कत आज के टाइम पे तो नहीं है, एट प्रेजेंट में नहीं है, तो आप भविष्य में सोचिए। अभी हम 5-6 हज़ार मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किस पे पहुंच गई है? 10 गीगावाट तक पहुंच गई है। जब रियली के अंदर 10 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी दिन के अंदर, तो उसको कितना कंज्यूम कर लेगा? राजस्थान का कंजप्शन है ही नहीं इतना कि जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतने को भी कंज्यूम कर ले दिन के टाइम पे, पूरा का पूरा एक दिन में। तो दैट मीन्स क्या करना होगा? हमें स्टोर करना होगा कि सोलर एनर्जी को आप स्टोर करो। स्टोर करने के लिए एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए कि वो सोलर एनर्जी का उद्देश्य क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा, पॉल्यूशन फ्री ऊर्जा, कि पॉल्यूशन कम करना है। अदरवाइज तो हम क्या करते रहें? कोयले से बनने वाली एनर्जी ही उत्पादित करते रहें कि जब जितनी मर्जी हो तभी उतना ही उत्पादन कर लो। हमारे ऊपर बाध्यता नहीं है कि दिन में ही हम उसका उत्पादन करें, रात को करें। लेकिन कोयले से ऊर्जा का हम क्यों हट रहे हैं उससे? क्योंकि उससे क्या होता है? पॉल्यूशन। सोलर पे जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सोलर के लिए एक समस्या क्या उत्पन्न होती जा रही है कि उसको स्टोर कहाँ पे करें? अगर उतना उत्पादन हो रहा, उतना यूज नहीं हो रहा, तो स्टोर करनी होगी। और मान लीजिए कि हम ऐसी फॉर्म में के अंदर उसको स्टोर कर लिया कि दोबारा से रिट्राइव करने में, दोबारा जब उसको यूज करना है तो पॉल्यूशन हो रहा है, तो कोई उद्देश्य उसका बचा नहीं कि जिसको लेके चले थे शुरू में वही समस्या फिर से खड़ी कर दी हमने। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि सौर ऊर्जा को ऐसे रूप में स्टोर करें ताकि दोबारा से जब हम उसको यूज करें तब भी क्या नहीं हो? पॉल्यूशन नहीं हो। तो
तो उसका सॉल्यूशन है हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, अब इसे दिमाग में बिठा लेना, ये आपके साइंस का भी पार्ट है, साइंस में जो करंट अफेयर आते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होगा, ये अभी इनिशियल लेवल पे है, एक प्रयोगात्मक तरीके से किया जा रहा है। हिमाद्री जो है विशाखापत्तनम में, यहाँ पे बांध बना हुआ है, तो उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। दिन के टाइम में ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो एनर्जी है, यहाँ पे क्या होता है, एक चैम्बर बना हुआ होता है जिसमें पानी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाता है, करंट को डाला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपघटन की प्रक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इस प्रकार से क्या होता है, हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस में पढ़ते हैं, एक रूप है एनर्जी का, कौन सा, विद्युत, जो कि सोलर पैनल से जनरेट हुई, वो विद्युत किस में कन्वर्ट हो गई, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन उत्पादित हुई है, इसको क्या कर लिया जाता है, ये कैप्सूल होते हैं, हाइड्रोजन कैप्सूल्स बोलते हैं इनको, इनमें स्टोर कर लिया जाता है। और फिर नाइट टाइम में जब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है, तो उस टाइम पे इस हाइड्रोजन को जस्ट ऑक्सीजन के ही संपर्क में लाया जाता है, तो ये क्या होती है, बर्न होती है। ऑक्साइड वाले जो रिएक्शंस होती हैं, तो साइंस में पढ़ेंगे आप, अभी के लिए इतना ही समझ लो कि एक तरीके से कोई भी हमें आग जलानी होती है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन फ्यूल होता है, उसको हमेशा लो टेम्परेचर पर इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या करता है, जलता है, बर्न करता है। अब हाइड्रोजन बर्न करता है, ऑक्सीडेशन होता है इसका, तो इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती है, पोल्यूशन नहीं होता। ये एक प्रकार का क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। यहाँ से फिर से क्या होता है, केमिकल क्या है हमारा, हाइड्रोजन, और इससे फिर से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक पूरा साइकिल होता है कि डे टाइम में आप जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, जो सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, आपने उसको हाइड्रोजन बनाने में किया, कन्वर्ट कर दिया, और हाइड्रोजन से नाइट टाइम में आपने वापस से क्या कर ली, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो यही इसी प्रकार का आपका क्या है, ये माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट है। ये इंडिया का पहला है, अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसके बाद में इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। कौन सी कंपनी कर रही है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसको कर रहा है। कहाँ पे, सिमहाद्री, विशाखापत्तनम में। अब देखिए, सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है ये। अभी राजस्थान में कौन सी परियोजना ऐसी चर्चा में है लगातार, वेरी गुड, ERCP है। कितने जिले जुड़ेंगे उससे, 13 जिले जुड़ेंगे। उसके लिए क्या विवाद चल रहा है अभी, राष्ट्रीय महत्व की घोषित करवाने की उसमें कोशिश हो रही है। ऐसा क्यों है, फाइनेंस, वित्तीय समस्या। उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ रही है, 45,000 करोड़। और 45,000 करोड़ तो एक साल की ओवरऑल हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है, या एक तरीके से सरकार की इनकम भी नहीं होती है। तो इतनी बड़ी परियोजना को यदि अकेली राजस्थान गवर्नमेंट करेगी तो वो सोच के देखो कितने सालों में वो कंप्लीट होगी। दूसरा रीजन है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर राजस्थान और इधर गुजरात। तो ये अकेले राजस्थान से कनेक्टेड नहीं है नदियां, ये किस किस से शेयर होता है इनका पानी, इधर गुजरात से होता है और इधर से मध्य प्रदेश से होता है। तो इफेक्ट इन सब पे भी जाएगा, और कालांतर में ज्यादा यदि हम आगे का सोचें तो इफेक्ट यूपी तक भी जाएगा इसका, क्योंकि चंबल लास्ट में कहाँ पे जाती है, यमुना में जाती है, यूपी में पहुंचती है। तो इस सब वजह से राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो आप किस पे करो, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम घोषित करो इसके अंदर। लेकिन कांग्रेस की सरकार राजस्थान में और बीजेपी की सरकार केंद्र में, और ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट इसी में इतिहास गवाह है कि पिसते आए हैं।
तो देखते हैं ईआरसीपी कहाँ पहुंचता है। अभी के लिए यूपी के लिए फायदा क्या हुआ, बीजेपी सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है ये भारत की। अभी क्या हो रहा है कि कोशिश की जा रही है, ये जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था कि सारी की सारी भारत की नदियों को आपस में नहरों से जोड़ दो, तो इससे क्या होगा, न कहीं पे बाढ़ आएगी और न कहीं पे सूखा होगा। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह। उन्होंने ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव ढाणी को कनेक्ट कर दिया था। तो उस टाइम से है, तो अब इस पे क्रियान्वयन हो रहा है। क्यों? क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूअसली दो समस्याएं आ रही हैं कि साल के 3-4 महीने तो बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड ब्रस्टिंग की समस्याएं होती हैं, बादल फट जाते हैं या और समस्याएं होती, तो पानी बहुत ज्यादा गिरता है, तो तब तो बाढ़ आ जाती है और बाकी टाइम पे बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ता है। तो इस वजह से नदी जोड़ो परियोजनाएं जो है इन पे फोकस किया जा रहा है। सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है ये पूर्वांचल में बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक। गोरखपुर से कौन है? योगी जी, प्रिय योगी जी, गोरखपुर से ही रहते हैं ना वो। यार पॉलिटी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखा करो, ये मतलब इंटरेस्टिंग होता है लेकिन आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका होता है। बिल्कुल। 5 नदी कौन कौन सी जिनको कनेक्ट किया गया है? घाघरा, सरयू, ताप्ती, बाणगंगा और रोहिन। तो टॉपर्स हैं वो इसको याद करेंगे और जो नहीं है वो मैं बोलूंगी नहीं याद कर लेना है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है ये। 5 नदियों को एक साथ कनेक्ट किया गया और इसका काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कोई इनिशियल फेज का प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी टोटल लंबाई 808 किलोमीटर है। इसी टाइप से केन बेतवा लिंक, जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, ये स्टार्ट हुआ है, ये कंप्लीट हो गया है। तो केन और बेतवा नदी जो है इनका उद्गम स्थल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर जो महादेव की पहाड़ियां हैं, जो मतलब सतपुड़ा से सतमाला वाला जो एरिया है, उनके बीच में ये रिवर्स निकलती हैं। तो केन बेतवा का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से और ये यमुना की सहायक नदी है। ये सेंटर और स्टेट का 90-10 का प्रोजेक्ट, यानी कि इसमें सेंटर जो है, अगर मैं इस टाइप से लिखती हूँ तो आगे से करंट अफेयर में ध्यान रखेंगे कि ये सेंटर है, ये स्टेट है। तो सेंटर इसमें 90% पैसा देगा और राज्य सरकारें देंगी इसमें 10%, यानी कि ये राष्ट्रीय परियोजना हो गई। नोट डाउन हो गया? कर लीजिए फटाफट, नोट डाउन करते हुए जरूर चलिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया था, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्वास्थ्य सूचकांक, जल्दी लिखा कीजिए क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है, मेंस है। आपको पता है मेंस में 1 मिनट में कितने शब्द लिखने पड़ेंगे आपको? 1 मिनट में सोचना भी है, लिखना भी है, 25 से 30 शब्द। हाथ मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि हाथ उड़ रहा है कि चल रहा है। तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ आप आके बैठे हैं ना, तो आप उन लोगों से ऑलरेडी एक स्टेप आगे आ चुके हो कि जो सिर्फ सोच ही रहे हैं तैयारी की। आप यहाँ पे बैठे हो मीन्स यू आर सीरियस। इफ यू आर सीरियस तो आपका टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है, आपका टारगेट साथ साथ में क्या है? मेंस। यहाँ पे हम ज्ञान प्रीलिम्स का ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपकी तैयारी लिखने की तो एटलीस्ट मेंस की करके चले ना, तो वो चीज है। अब देखिए स्वास्थ्य सूचकांक थोड़ा सा मैंने पहले बताया था, थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं इसको। 19-20 से स्टार्ट था, नहीं सॉरी 19-20 का जो है वो रिलीज किस में हुआ है? 2021 में।
कौन से ईयर का? 19-20 का। लेकिन डेटा रिलीज कब किया गया है? 2021 के अंदर डेटा रिलीज किया गया। ये 4th संस्करण था इसका, यानी कि अपने आप में चौथा था। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत इसकी टैगलाइन है कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। कितने इंडिकेटर्स यानी कि कितने संकेतक? 24 संकेतक पे। संकेतक यहाँ पे कौन से हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, एनीमिया के ऊपर, इस प्रकार से अलग अलग क्या है 24 टाइप के संकेतक हैं जिनके आधार पे रैंकिंग दी जाती है। इसमें प्रथम स्थान बड़े राज्यों के अंदर केरल का, उसके बाद में सेकंड रैंक है तमिलनाडु की। छोटे राज्य में मिजोरम, फिर सेकंड रैंक है त्रिपुरा की। और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली, ये आपको पता है ना, इनको कंप्लीट एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। देखिए राजस्थान का स्कोर कितना रहा इसमें? 41.33। 100 में से 41.33 नंबर आए हैं और इसी वजह से कितने स्थान पे आया है? 16वें स्थान पे आया, जो थोड़ी देर पहले हमने। देखो ये मैं आपको अभी बताने वाली थी, अलग अलग स्कीम है। जैसे कि अभी सुशासन सूचकांक आएगा, तो इसमें भी तो सुशासन सूचकांक है, इसमें ग्रुपिंग की हुई है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और इस प्रकार से। और इसमें भी बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि बड़े राज्य में कौन, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि किस में कौन से हैं। एक्चुअली में अलग अलग सूचकांक के अंदर ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, संकेतक, ये आधार बनाए जाते हैं कि किसी में तो ये आधार, अब यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित आधार क्या होगा? जनसंख्या, कि कितनी जनसंख्या पे कितनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो बड़े राज्य वो जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, उन राज्यों को यहाँ पे क्या माना गया है? बड़े राज्य बोला गया। फिर छोटे राज्य मिजोरम, त्रिपुरा ये माना गया है, और केंद्र शासित प्रदेश। इसी प्रकार से जो सुशासन सूचकांक है उसमें एरिया के आधार पे बड़े ग्रुप्स बना दिए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। जैसे ग्रुप बी के अंदर जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनको ग्रुप बी में डाल दिया है, अलग अलग से ग्रुपिंग कर दी गई है। तो आपको ये याद नहीं रखना कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, बस आपको इतना ही है कि छोटे राज्य और बड़े राज्य इस प्रकार से बनाए गए। तो छोटे राज्य यहाँ पे, बड़े राज्य के अंदर जितने भी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल, यूपी, बिहार, ये राज्य आ जाएंगे इसमें। अब आता है आपका नेक्स्ट सुशासन सूचकांक। सुशासन सूचकांक जो है इसको कब से स्टार्ट किया गया है? देखिए ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, उससे अगली साल से ये स्टार्ट किया गया। सुशासन यानी कि होती है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को उनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या होता है? जन्मदिन। तो उस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो अब की बार जो सुशासन सूचकांक है, ये पहली बात तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा। ये एक अपने आप में यूनिक विभाग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्रशासनिक सुधार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकार के जो सुधार से संबंधित, जैसे कि ये ARC आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटीज आती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमिटीज आती हैं, वो प्रशासनिक सुधार वाली ही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 10 क्षेत्रों को इंडिकेटर, 10 क्षेत्र तो कोई कितने हैं आपके? 10। तो कैसे? कृषि, वाणिज्य, उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र, इस प्रकार से डिफरेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। जब इतनी बड़ी चीजें होती है ना, एक जगह पे 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए,
तो इन सब पे इनके बारे में नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। हाँ, डेटा आपको याद होना चाहिए कि कितने हैं, 10 क्षेत्र हैं। 10 क्षेत्रों के 58 इंडिकेटर संकेतक हैं। जैसे कि देखिए कृषि ले लिया, अब कृषि के अंदर भी 2-3 इंडिकेटर तो बना ही सकते हैं। सबसे पहला तो क्या हो गया, पहला हो गया कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स बना रही है कृषि से संबंधित, उनका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, कितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, तो वो हो गया आपका। सेकंड आपका जो हो गया, जैसे कि यूरिया वाली स्कीम है, तो यूरिया स्कीम जो मतलब फर्टिलाइजर्स जो हैं, उर्वरक हैं, उनका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस प्रकार से हो गया। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत PDS सिस्टम जो है उसका कितना क्रियान्वयन हो रहा है। तो ये सब मिलके कितने हो गए, 58 हो गए। और मोटे तौर पे कितने क्षेत्र हैं, जैसे कृषि एक क्षेत्र हो गया तो 10 क्षेत्र हैं। अब इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है ग्रुप ए में, यानी कि ये एरिया वाइज है, ये आप मान सकते हो कि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र वाले राज्य हैं उनको एक ग्रुप ए में डाल दिया। इसी प्रकार से बीच वाले जो राज्य हैं उनको ग्रुप बी में डाल दिया। इस प्रकार से इनको डिवीजन किया हुआ है। ग्रुप ए में गुजरात पहले स्थान पे रहा, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, और राजस्थान जो है आपका दूसरे स्थान पे रहा है। तो आपको याद क्या रखना है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर राजस्थान कौन सी कैटेगरी में आता है, ग्रुप बी में आता है और सेकंड पोजीशन है, आपको ये याद होना चाहिए। तीसरी चीज आपको याद होनी चाहिए कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, ये नाम आपको एकदम याद होना चाहिए। अब देखिए ग्रुप बी के अंदर राजस्थान जो है वो न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्र शासित शासन, इन 3 चीजों के अंदर क्या है, प्रथम स्थान हासिल किया है। या तो इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, या फिर आएगा तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट 1 के अंदर ये डाल सकते हैं, स्टेटमेंट 2 के अंदर ये वाला डाल सकते हैं, और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर इनमें से एक को डालेंगे कि इसमें से प्रथम स्थान पे आया था या नहीं आया था। तो इससे आपको याद रखना है कि किन किन में प्रथम स्थान पे आया था। SI का जो लास्ट पेपर था उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे थे कि स्टेटमेंट वाले, कोई भी स्कीम है उस स्कीम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं उनको स्टेटमेंट में डाल दिया। तो ये आपको याद होना चाहिए इसमें। नोट डाउन हो गया। एक और इंडेक्स आता है, देखिए दिसंबर का महीना है, साल का लास्ट महीना होता है, तो पूरे साल का विभिन्न प्रकार से क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन करने का तरीका क्या होता है, इंडेक्स जारी करना। तो इंडेक्स जारी करना। अब तीसरा इंडेक्स हम रो में पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं कि ये वाला इंडेक्स क्या होगा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक। देखिए बुनियादी साक्षरता, नाम से ही पता चल रहा होगा कि बेसिक एजुकेशन की बात की जा रही है। किसकी की जा रही है, बेसिक एजुकेशन की। कोविड के दौरान बाकी सब चीजों के साथ में सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रभावित हुई थी, बेसिक एजुकेशन ही हुई थी। मतलब बड़े जो थे बच्चे उनके लिए तो फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन का प्रावधान हो गया, लेकिन जस्ट जो स्कूल स्टार्ट करने की एज पे थे, 2.5-3 साल के जो बच्चे थे या फिर 4 साल के जो बच्चे थे जिनको स्कूल में एडमिट ही होना था, उनका 2 साल क्या हो गया, लेट हो गया। उनकी बिल्कुल बेसिक एजुकेशन थी वो पीछे चली गई। अब इसी से रिलेटेड क्या है, अलग एक सूचकांक जारी हुआ है, इसमें भी डिफरेंट जो राज्य हैं वो कितना क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ये बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता सूचकांक जो है, रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि प्रतिस्पर्धा जो इंस्टीट्यूट को क्या बोलेंगे, संस्थान, जो प्रतिस्पर्धा संस्थान है उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था।
कंफ्यूज करने की चीज क्या थी कि इसका नाम दे दिया था कि ये सूचकांक जारी कौन करता है। तो देखिए यहाँ पे खेल है शब्दों का, जारी कौन करता है और तैयार कौन करता है, बनाता कौन है, ये दो अलग अलग है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। जारी तो करता है, रिलीज का मतलब होता है जारी करना। जारी तो करता है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, ये इसको जारी करती है, लेकिन तैयार कौन करता है इस रिपोर्ट को, इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि प्रतिस्पर्धा संस्थान जो है वो इसको तैयार करता है, लेकिन डेटा पब्लिक में जारी करेगा प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, ये इसके डेटा को जारी करेगी। बुनियादी शिक्षा के लिए 10 साल से कम उम्र के बच्चों में बुनियादी यानी कि बेसिक शिक्षा की समग्र स्थिति को लेकर के ये सूचकांक जारी किया जाता है। अब ये भी आपको याद होना चाहिए कि बिलो 10 वाले बच्चों को ही इसमें लिया जाता है। इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए 14 साल डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि एग्जाम में बैठते ही ना दिमाग बहुत उलूल जुलूल के कॉन्सेप्ट लेकर के आता है। लाइकवाइज अगर मेरा नहीं पढ़ा होगा तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगी, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किसके लिए होता है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो अगर मुझे याद नहीं होगा तो मैं सीधा सीधा अगर 6 से 14 साल का ऑप्शन होगा तो उस पर टिक कर दूंगी कि 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन में डाला जाता है। और राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 है, तो इसमें भी 6 से 14 ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इसमें रखा जाता है। इसमें भी इंडिकेटर 41 हैं। बड़े राज्य के अंदर जो है प्रथम है वो पश्चिम बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी इंडिकेटर में पश्चिमी बंगाल का नाम नहीं आता है। यहाँ पे बुनियादी शिक्षा के अंदर कौन फर्स्ट आया है? पश्चिम बंगाल आया है। छोटे राज्य में केरल। अब देखिए यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। पहले केरल कहाँ पे था? वहां पे बड़े राज्य में, जब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही थी। अब यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज होगा, इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा है। जस्ट आप इसका जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसी को ही देखेंगे। राजस्थान, राजस्थान का स्कोर जो है वो रहा है 47 और स्थान रहा है 6th स्थान पे रहा है। सोलर एनर्जी को छोड़ के किसी में भी पहले स्थान पे नहीं है। सोलर एनर्जी वाला एक पहले स्थान पे है अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े हैं डिफरेंट डिफरेंट। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। देखिए जब से अफगानिस्तान के अंदर अस्थिरता आई है, तालिबान का शासन आया है, तब से मध्य एशिया न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए क्या हो गया है, इम्पोर्टेंट एक एरिया हो गया है। पूरे विश्व के लिए ही कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। या तो उससे रूट्स जा रहे होते हैं, या फिर व्यापार की दृष्टि से, या अशांति की वजह से, क्योंकि इससे जो बॉर्डर कंट्री अफगानिस्तान से लगती है वो सब के सब बेचारे त्रस्त हैं आतंकवाद से। तो मध्य एशिया का जो सिनेरियो है वो बहुत तेजी से उभर के आया है 2021 के अंदर। तो अब की बार आईआर के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि राजस्थान के अंदर आरएस का ये पैटर्न है कि इंटरनेशनल रिलेशन पे वो क्वेश्चन वो पूछता है जो कि 1-1.5 साल पीछे चल रहा होता है। लाइकवाइज 2018 का जो पेपर था उसमें आईआर किस पे पूछा गया? ब्रेग्जिट पे पूछा गया। ब्रिटेन का जो यूरोपियन संघ है उससे एग्जिट हुआ था, और उस चीज को, उस घटना को हुए मेंस तक लगभग 2-2.5 साल हो चुके थे, लेकिन तब उसके बाद क्वेश्चन पूछा। अब की बार वाले मेंस में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान से जो इंडिया के हैं बहुत ज्यादा हित जुड़े हुए हैं, तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता, बहुत बड़ी घटना थी ये, लेकिन इस पे नहीं पूछा। बहुत एक अलग ही क्वेश्चन पूछा, जैसे कि साउथ ईस्ट जो एशिया है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये जो ट्रेंड है ये बताता है कि अगला जो मेंस होगा ना उस पे अफगानिस्तान में आ सकता है।
कि 1-1.5 साल पुराना जीके हो जाएगा, बच्चे सोचेंगे कि भूल गए ये तो पुराना हो गया, तो इस पे अफगानिस्तान से पूछ ले। तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, मध्य एशिया के अंदर कौन कौन से आते हैं कंट्रीज? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये आते हैं। और अफगानिस्तान किस में आता है? अफगानिस्तान का भी एक हिस्सा तो मध्य एशिया में आता है, लेकिन ज़्यादा वो आता है जो पश्चिमी एशिया है उसके अंदर माना जाता है, क्योंकि वो भारत का क्या है, साउथ वेस्ट जो एशिया है उसमें अफगानिस्तान आ जाता है। अब देखिए, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान का इनवाइट नहीं किया गया। किसको इनवाइट करें, वहाँ पे कोई लायबल गवर्नमेंट भी तो नहीं है ना। ये तो एक इंटरनेशनल लेवल का समिट था, ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके ऊपर आधिकारिक गवर्नमेंट्स को आना था। यहाँ पे इन सारी कंट्रीज ने मिलकर के एक क्या किया था, घोषणा पत्र जारी किया था। वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, फैक्ट्स जो याद करने हैं। पहली बात तो भारत के मध्य एशिया के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो राजदूत वाले जो संबंध होते हैं, वो कितने साल हो गए, 30 साल। तो उसके ऊपर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था वर्चुअल मोड में और भारत की अध्यक्षता के अंदर हुआ था। और इसके बाद में ये तय किया गया कि अब से हर 2 साल के अंदर हम एक ऐसा सम्मेलन आयोजित करेंगे। तो इम्पोर्टेंट इसमें 2 चीजें हैं। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये भारत की अध्यक्षता के अंदर हुआ था। इसका उपलक्ष्य क्या था? 30 वर्ष पूरा होना। किसका 30 वर्ष पूरा होना? भारत और मध्य एशिया के रिलेशंस का, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 30 वर्ष पूरा होना। इसमें चर्चा का विषय क्या रहा था? अफगानिस्तान में स्थिरता को लेकर के चर्चा हुई थी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट आता है संपन्न प्रोजेक्ट। देखिए, इसमें कुछ भी खास नहीं है, लेकिन खास है इसका नाम। ऐसे जो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं ना, उसमें यही चीज होती है कि इनका जो नाम होता है, संपन्न। अब संपन्न प्रोजेक्ट नाम से यदि क्वेश्चन आता है कि ये किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये पेंशन्स के सीधे बैंक खातों में पहुंचाने से संबंधित। कोई प्रोडक्टिव न्यूज नहीं है। लेकिन पेपर यदि बेकार सेट करना हो, बच्चों के मार्क्स नहीं आने चाहिए, ये इंटेंसिटी रख के पेपर सेट करना हो, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है कि कोई समझेगा ही नहीं किससे संबंधित है। तो संपन्न प्रोजेक्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि डायरेक्टली जो पेंशन है वो पेंशन उनके पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाए, न कि डिपार्टमेंट वाइज हो करके। अभी क्या होता है कि जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट में जो पेंशन लेते हैं तो वो पहले डिफेंस डिपार्टमेंट के पास जाती है, सैंक्शन होती है, उससे समझ कि इसने नौकरी की थी नहीं की थी, हर बार उसका वेरिफिकेशन होता है। देन आफ्टर वो क्या होती है, बैंक्स के माध्यम से वो पेंशनर के पास पहुंचती है। बट अब उसका क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होता है, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन होता है और डायरेक्टली वो बैंक अकाउंट में जाती है। तो इससे संबंधित है। आपको नाम पता होना चाहिए और ये किससे संबंधित है ये पता होना चाहिए। बाकी इसमें कोई पीछे आगे की डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न वर्ड किसके लिए यूज में लिया जाता है? स्टार्टअप्स के लिए। कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न होता है? काफी चर्चा में ये नाम रहता है, स्टार्टअप्स के लिए यूज किया जाता है, सही बात है। लेकिन कौन से स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं? जिसका टोटल नेटवर्थ $1 बिलियन क्रॉस कर जाए, $1 बिलियन, वो स्टार्टअप क्या होता है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता है। रट लो इसको। $1 बिलियन का होते ही वो स्टार्टअप किसका हो जाएगा? यूनिकॉर्न स्टार्टअप में आ जाएगा। अब देखिए, $1 बिलियन यदि किसी स्टार्टअप की नेटवर्थ हो गई है टोटल, दैट मीन्स वो स्टार्टअप क्या हो गया है? एक कंपनी में तब्दील हो गया। नॉट मोर देन
अब वो स्टार्टअप ही नहीं रहा है, एक कंप्लीट अपने आप में एस्टेब्लिश्ड कंपनी बन चुका है। तो किसी भी कंट्री के लिए जितने ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होंगे, दैट मीन्स वहाँ की इकोनॉमी क्या कर रही है, उतनी ही जल्दी ग्रो कर रही है, वहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि स्टार्टअप एक स्टार्ट होता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है, और वहां से लेकर के 1 बिलियन तक पहुंच जाने का मतलब हो गया कि उसने तेजी से ग्रो किया। तो वो कोई अपने आप में तो अकेला तो ग्रो नहीं कर रहा था, वो ग्रो कर पाया क्योंकि ग्रो करने का एनवायरनमेंट था। दैट मीन्स उस कंट्री की, उस देश की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। तो यही इंडिकेटर होता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए क्योंकि भारत में इससे संबंधित बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। पहली बात तो हमें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है, यानी कि वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक, ये कौन जारी करता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट एक यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि ये सूचकांक जारी करता है। इसको आधार बनाया जाता है इसमें यूनिकॉर्न कंपनीज को कि कितनी यूनिकॉर्न है, स्टार्टअप्स हैं। इंडिया में एट प्रेजेंट 54 यूनिकॉर्न्स हैं। जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार 54 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जिसमें से इंटरेस्टिंग चीज क्या है, 54 में से 33 यूनिकॉर्न तो पिछले साल ही जुड़े हैं, कीपिंग इन द माइंड कोविड सिचुएशन। कोविड सिचुएशन होने के बावजूद 33 यूनिकॉर्न स्टार्टअप कब जुड़े हैं? पिछली साल ही जुड़े हैं। यानी कि 33 ऐसे स्टार्टअप थे जो यूनिकॉर्न बन गए, $1 बिलियन नेटवर्थ उनकी पहुंच गई कोविड के माहौल होते हुए भी। ऐसा किस लिए हो पाया? देखिए, स्टार्टअप के जो आइडियाज होते हैं ना, वो बहुत अलग क्या होते हैं, समस्या के ऊपर आधारित, उस समस्या को सोल्व करने के लिए एक स्टार्टअप बनाया जाता है। ज़्यादातर स्टार्टअप्स आप देखेंगे जैसे कि ओला, उबर है। ये क्या थी? एक समस्या थी कि जो इंसान अपने खुद के व्हीकल्स नहीं रखते हैं और अपने मूल जगह से जाकर के किसी दूसरी सिटी में रह रहे होते हैं, तो उनको अफोर्डेबल प्राइवेट व्हीकल चाहिए होता है। हालांकि उनके पास खुद का प्राइवेट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ऐसी कोई हमारे पास में सुविधा हो कि जो अफोर्डेबल और हमारा खुद का प्राइवेट व्हीकल हम ट्रेवल कर पाएं विद इन द सिटी। तो ये एक समस्या थी और इसका समाधान किसके रूप में आया? ओला, उबर। और फिर उसके बाद में जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए या औरों के लिए जो बाइक वाला कॉन्सेप्ट आ गया। वो कौन सी ऐप है बाइक वाली? हाँ, रैपिडो। तो रैपिडो, ये सब क्या है? एक समस्या का समाधान करने का एक सॉल्यूशन वाले स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप यहाँ से शुरू होता है। तो कोविड के दौरान भी ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, उनको रखते हुए उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, तो लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा कंजप्शन किया। तुरंत जब कोविड का लॉकडाउन पीरियड खत्म हुआ, तो उस वजह से क्या हुआ, उनका नेटवर्थ बहुत तेजी से बढ़ा। हमारी आफ्टर कोविड जो रिकवरी हुई थी वो कौन सी है? वी शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा से हमने डाउनवर्ड किए थे, उसके बाद में बहुत तेजी से अपवर्ड आए। तो वी शेप्ड रिकवरी की वजह से ही क्या पॉसिबल हो पाया कि एक ही साल में 33 यूनिकॉर्न और लिस्ट में जुड़ गए और ओवरऑल 54 यूनिकॉर्न्स हैं भारत। और अब यूनिकॉर्न का यहीं पे आप लिख लेंगे क्योंकि ये याद नहीं था किसी को। $1 बिलियन, $1 बिलियन जो क्रॉस कर जाता है वो यूनिकॉर्न बन जाता है। दिसंबर 2021 के अंदर ही पहली बार भारत और रूस के बीच में 2+2 संवाद हुआ। अब ये 2+2 संवाद क्या है? कौन कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज आती हैं? बिल्कुल सही। एक तो आता है विदेश मंत्रालय और एक आपका क्या आता है? रक्षा मंत्रालय। तो किन किन के साथ में हमारा 2+2 संवाद चल रहा है? सबसे पहले शुरुआत किससे हुई थी? अमेरिका से, फिर जापान और अब रशिया और इजराइल। इनके साथ में तो बहुत अच्छे से चल रहा है 2+2 संवाद। अब ये दोनों ही मंत्रालय क्या होते हैं? विदेश नीति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं। तो रशिया के साथ में हमारा 2+2 संवाद जो है वो पहली बार दिसंबर 2021 के अंदर स्टार्ट हुआ है। पहली जो मीटिंग थी वो दिल्ली में हुई और इस मीटिंग का क्या निकल के आया है कि AK-203 टाइप की जो राइफल्स हैं उनका निर्माण होगा यूपी के अमेठी के अंदर। वहां पे कारखाना लगाया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंस जो है
टेक्निकल नॉलेज जो है, ज्ञान, वो तो प्रोवाइड करवाएगा रशिया, और साजो सामान और पूरा का पूरा बनाने का तरीका और सब कुछ वो कौन करेगा? इंडिया करेगा। तो ये इस पे एक समझौता हुआ था इसमें 2+2 के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है ब्रिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ब्रिक्स, ब्राजील, बोलो, वेरी गुड। देखिए, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, इन्होंने एक बैंक की स्थापना कर रखी है, कंबाइंड पांचों कंट्रीज ने मिलकर के। कौन सा है वो? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसके क्या कर रहे हैं? ये कंटिन्यूसली विस्तार कर रहे हैं और नए नए सदस्य जोड़ रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट बनता है, कोई भी संस्था बनती है, कोई भी ग्रुप बनता है ना, तो उसका आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है। सबसे पहले तो उस ग्रुप के पीछे लाइक माइंडेड जो कंट्रीज होती हैं, जिनके सबके एक जैसे हित होते हैं, वो साथ में आते हैं और ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद में वो टाइम लेते हैं उस चीज को समझने का, 1-2 साल तक, कि ये जो चीज हमने शुरू की है ये हो सकती है या नहीं हो सकती है, कितना उसमें प्रोग्रेस होती है। ब्रिक्स स्थापित होने का लक्ष्य क्या था उस टाइम पे जब ये स्थापित हुआ था? ब्रिक्स स्थापित होने का एकमात्र उस टाइम पे लक्ष्य था अमेरिका की आर्थिक क्षेत्र में हेजेमनी को रोकना। तो अमेरिका हर जगह पे अमेरिका हो गया था। WTO, आपका यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, हर जगह पे अमेरिका की क्या हो गई थी? एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ये जो पांचों कंट्रीज हैं, इनकी पॉपुलेशन और इनकी इकोनॉमी मिला करके ही क्या कर सकती थी? अमेरिका को काउंटर कर सकती थी। तो इस वजह से ये आई। लाइक माइंडेड कैसे हुआ? देखिए, रसिया के अंदर कौन से टाइप की गवर्नमेंट चलती है? कम्युनिस्ट। ज्यादा जो टिल्ट है वो किसकी तरफ है? कम्युनिस्ट। चाइना में कम्युनिज्म है भाई, वहां पे तो पार्टी ही एक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां पे भी कम्युनिज्म है। और इंडिया के अंदर क्या रहा है? मिक्स रहा है। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं क्या रहे हुए हैं? कम्युनिस्ट टाइप के रहे हुए हैं, मिक्स रहा है। तो इंडिया हो गया। और ब्राजील और जो साउथ अफ्रीका है, इसके क्या हित थे? ब्राजील जो है वो अमेरिका से वहां से त्रस्त था, क्योंकि ब्राजील की जो ट्रेड इकोनॉमी है वो किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? अमेरिका के ट्रेड रूल से प्रभावित होती है। ब्राजील के पास में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उनका समुचित रूप से प्रयोग नहीं कर पाता था, क्योंकि किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता था? पड़ोसी देश अमेरिका का ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। इन सब वजहों से ब्रिक्स एस्टेब्लिश हुआ था। बाद में क्या हुआ? जैसे कि हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट फोज, यानी कि कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, ना ही कोई परमानेंट दोस्त है। भारत का किसकी तरफ झुकाव हो गया? अमेरिका की तरफ झुकाव हो गया। तो ये एक पॉलिटिकल ग्रुप ने रह करके धीरे धीरे किसकी तरफ टिल्ट होता चला गया? आर्थिक ग्रुप की वजह की तरफ हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल तो हो नहीं सकता। भारत ज्यादा किसकी तरफ हो गया? अमेरिका की तरफ चला गया। तो आर्थिक हो गया, तो इसका प्रभाव देखने को मिला जब इसका 6th सम्मेलन हुआ फोर्टालेजा ब्राजील में। तो आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? फोर्टालेजा अनाउंसमेंट बोलते हैं इसको। ऐसे नहीं आता एग्जाम में, सीधा सीधा नहीं बोलेंगे आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक वाला। फोर्टालेजा अनाउंसमेंट, क्या बोलते हैं इसको? फोर्टालेजा अनाउंसमेंट। फोर्टालेजा कहाँ पे है? ब्राजील के अंदर। वहां पे जब इसका हुआ था तो वहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था। अब इसके अंदर 5 तो ये खुद हैं ही कंट्रीज न्यू डेवलपमेंट बैंक में। इसके अलावा सितंबर 2021 में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, इनको मेंबर बनाया गया था। तो क्या ये ब्रिक्स के मेंबर बन गए? नहीं, ये सिर्फ किसके बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बने हैं। और मिस्र जो है वो नोवा है, 29 दिसंबर 2021 को बनाया गया है। अब देखिए क्या डिफरेंस है इनमें और 5 उन कंट्रीज में मेंबर होने में। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में क्या करती हैं? अपनी हिस्सेदारी रखती हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? संघाई के अंदर है।
तो ये अपनी हिस्सेदारी रखती हैं, तो ये अपने किसी भी पर्पज के लिए पैसा निकाल सकती हैं। बट जो अदर मेंबर कंट्रीज बनती हैं, इनको क्या किया जाता है, कंडीशन के आधार पे लोन दिया जाता है डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, क्योंकि इसके नाम में क्या है, डेवलपमेंट। सिर्फ विकास कार्यों के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोन ले सकते हैं। और लोन लेने के लिए भी क्या करना पड़ता है, मेंबर कंट्री बनना पड़ता है, अदरवाइज ऐसे ही किसी को ये लोन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इनके लिए, ये जो 4 कंट्री, इनके लिए इंटरेस्ट रेट लगेगी, इनको ब्याज देना पड़ेगा, एक कंडीशन होगी कि आपको इतने टाइम में वापस चुकाना है। इनके पास ये लेवरेज होती है कि एक कोटा सिस्टम के आधार पे इतना पैसा आप बिना ब्याज के निकाल सकते हो और अपने विकास कार्य या किसी भी कार्य के अंदर आप लगा सकते हो। अभी फिलहाल कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा ऐसे पैसे की जरूरत है, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। कितना भी दे दो, कंगाल बैठा है अभी, तो जितना भी दे दोगे अभी उतना वो लेने के लिए तैयार है, बिना भविष्य की सोचे। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं ना, एक्चुअली में वो बहुत फायदेमंद होते हैं कि कब कहाँ पे कैसा क्राइसिस आ जाए। नेक्स्ट आपका आता है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड जो है, सबसे पहले तो वेटलैंड क्या होता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अपने सिलेबस में भी है। आर्द्र भूमि, हिंदी अनुवाद मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। टेक्निकल टर्म में कोई भी बताएगा, आई विल अप्रिशिएट दैट, कि वेटलैंड ज्योग्राफी के अंदर किसको बोलते हैं। वो इकोटोन आपका विदाउट वेटलैंड भी हो सकता है, एक डेजर्ट एरिया और एक फॉरेस्ट एरिया भी इकोटोन हो सकता है। देखिए सीधी सीधी कंडीशन होती है कि 6 मीटर तक जो भी एरिया हो, सबसे पहले वेटलैंड का मतलब हो गया सिर्फ आर्द्र भूमि नहीं होती, दलदल वाला क्षेत्र। यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि जब रेनी सीजन होता है, बारिश वाला सीजन होता है, तो मैक्सिमम 6 मीटर तक पानी भरता है। कितने तक, 6 मीटर तक पानी भरता है, और वो भी सिर्फ रेनी सीजन में। उसके बाद इसके अंदर पानी नीचे चला जाता है, लेकिन पानी कभी भी पूरा सूखता भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ये हर टाइम, ये जो वेटलैंड शब्द है वो इसी से आया है। पानी पूरी तरह सूखता नहीं है, मैक्सिमम 6 मीटर का भराव होता है पानी का, और दलदल वाला क्षेत्र इसमें ज्यादा होता है। तो दलदल वाला एरिया होता है वो इसमें ज्यादा होता है। तो ऐसे वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, वेटलैंड बोलते हैं। यहाँ पे बड़े पेड़ नहीं पाए जाते, पेड़ों में कैटेगरी होती है, वृक्ष होते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, इस प्रकार से होते हैं, झाड़ियां होते हैं। तो यहाँ पे आसपास में बड़े पेड़ क्या होते हैं, वो कम मिलते हैं, छोटी झाड़ियां टाइप के ज्यादा होते हैं। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो इस टाइप की जो टर्म्स होती हैं उनका मीनिंग भी साथ में समझा करो, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से ही डील हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। अब देखिए ये क्यों चर्चा में है, भारत की 47वीं रामसर साइट है ये। क्या है, भारत की 47वीं रामसर साइट। अब ये रामसर क्या बला है, देखिए 1971 के अंदर, 2 फरवरी 1971 में ईरान के अंदर जो है रामसर कन्वेंशन हुई थी। रामसर ईरान के अंदर एक जगह का नाम है। वहां पे क्या हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, किस चीज को लेकर के, कि यही जो वेटलैंड्स होते हैं इनका पर्यावरण की दृष्टि से, पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं, बहुत सारे प्राणियों की प्रजातियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में सरवाइव कर सकती, जी सकती हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ में क्या हो रहा है, सूखा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो दलदल क्षेत्र है, ये दलदल से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सूखे की ओर बढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स एक बहुत बड़ा प्राणी जगत का ऐसी जो स्पीसीज हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म ही हो जाएंगे अगर इन पे ध्यान नहीं दिया। और पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए ईरान के अंदर जो पूरे वर्ल्ड के जो पर्यावरणविद थे वो इकट्ठे हुए थे रामसर के अंदर, और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि प्रत्येक कंट्री अपने यहाँ पे ऐसे वेटलैंड्स की पहचान करेगा और ये इंश्योर करेगा
ये सुनिश्चित करेगा कि वो वेटलैंड ही बने रहें, वो सूखे वाले क्षेत्र में तब्दील नहीं हो। दूसरी चीज इन्होंने क्या की कि उन वेटलैंड्स में, देखिए इंडिया के अंदर सिर्फ जो रामसर साइट है वो तो 47 है, लेकिन वेटलैंड कितने हैं, 500 से ज्यादा है। इंडिया ने 500 से इतने ही लगभग क्या कर रखे, वेटलैंड को रिकॉग्नाइज कर रखा, लेकिन सारी की सारी रामसर नहीं है। रामसर साइट होने का क्राइटेरिया क्या होता है, किस साइट को रामसर साइट बोलते हैं? सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो आपको दिमाग में रखना वो ये है कि उस वेटलैंड का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जो विश्व स्तरीय क्या है, इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वहां पे दूसरे देशों से उड़ करके पक्षी आते हैं और वहां पे रहते हैं, प्रजनन करते हैं, वापस जाते हैं। अगर वो वेटलैंड खत्म होगी तो उसके साथ में उन स्पीसीज का भी क्या हो सकता है, खात्मा हो सकता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, साइबेरियन क्रेन। साइबेरिया यानी कि रशिया से उड़ करके राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पे आते हैं, सांबर लेक में आते हैं, ताल छापर में आते हैं और केवला देव के अंदर आते हैं। तो देखिए सांबर और जो केवला देव है, दोनों को किसका दर्जा मिला हुआ है, रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ। अब समझ में आ गया क्यों मिला हुआ है, क्योंकि इसको संभालने की जिम्मेदारी न केवल इंडिया की, न केवल राजस्थान सरकार की, बल्कि बाकी सबकी भी है। तो उसको संभालने के लिए जैसे ही रामसर साइट का दर्जा मिलता है, कुछ पैसा मिलता है उसके कंजर्वेशन के लिए, उसकी सार संभाल के लिए, ताकि दूसरी कंट्री की जो प्रजाति हैं वो खतरे में नहीं पड़े। ये तो होता नहीं है कि साइबेरियन सार्स को रोक के बोल दे नहीं भाई साहब आप मत जाना वहां पे, अभी सूखा हो गया है, वो तो आएंगे ना। तो इस वजह से उसके लिए माहौल पहले से ही अच्छा रखने के लिए पैसा दिया जाता है, इसमें एक फंड होता है और उनका कंजर्वेशन किया जाता है। तो यही वजह है कि वेटलैंड्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन रामसर वेटलैंड्स क्या होती हैं, वो उन्हीं को दर्जा दिया जाता है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स ज्यादा आते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स ज्यादा आते हैं। एक इसमें खास बात यह है कि जो हैदरपुर वेटलैंड जो कि यूपी में है, ये ह्यूमन मेड, मानव निर्मित वेटलैंड है। अब वही कि कैसे बनाई, वही क्राइटेरिया, 6 मीटर तक पानी भर दिया, उसके अंदर दलदल वाला आसपास वैसे ही हब्स बना दी, सब पेड़ पौधे वगैरह लगा दिए, तो ये वेटलैंड बन गई। तो जैसे ये बन गई तो वहां पे प्राकृतिक रूप से क्या आने लग गए, माइग्रेटरी बर्ड्स आने लग गए। तो इसको अब रामसर साइट का दर्जा मिल गया। नोट डाउन है। अब जो दिसंबर में इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो चर्चा में रही थी उन पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। स्कीम्स, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर द एकेडमिक एक्सीलेंस 2021। देखिए राजीव गांधी जो स्कॉलरशिप जो स्कीम है, ये डिफरेंट नाम से चलती है, तो पुराने वाली नहीं पूछेंगे, बहुत ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट। जो नई वाली है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विदेश में मुफ्त शिक्षा के लिए, विदेश में मुफ्त शिक्षा के लिए हर साल 200 मेधावी विद्यार्थियों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। ये इस सेशन से स्टार्ट हो गई है। तो इसमें क्या होगा, पूरे राजस्थान से अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जैसे कि इसमें SC ST OBC इन सबको भी आरक्षण दे करके रखा गया है, प्लस UG और PG के कितने होंगे, PhD के कैंडिडेट्स कैसे होंगे, कितने होंगे, इन सब को भी अलग अलग से डिवाइड कर दिया गया है। 10th 12th UG PG के मार्क्स भी इसमें वेटेज दिया गया है। वो तो बाकी बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके लिए है। पहली बात तो विदेश में मुफ्त शिक्षा के लिए है, और कितने विद्यार्थियों को मिलेगी ये स्कॉलरशिप, 200 विद्यार्थियों को मिलेगी। ये दिसंबर में अनाउंस की हुई आपकी एक स्कीम है। IM शक्ति उड़ान योजना प्रीलिम्स 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, उड़ान योजना का आया था ना, डिलीट किया गया बाद में। देखिए जो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है, ये 19 दिसंबर 2021 को लागू की गई। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्रामीण क्षेत्र में निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, विभाग कौन सा है, महिला एवं बाल विकास विभाग, और इसका बजट है 200 करोड़ रुपए। जो क्वेश्चन डिलीट होने की वजह थी वो थी इसके अंदर
किस किस को सम्मिलित किया जाएगा, महिलाओं को, बच्चियों को, या फिर सिर्फ महिलाओं को या बच्चियों को, इसको लेकर के क्या हो गई थी, एम्बिग्यूटी हो गई थी। तो उसी चीज को सुधार करके बाद में इसको क्लियरिफाई किया गया था कि ये समस्त जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके है वो सभी महिला, बच्ची जो भी हो वो ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों पे निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स की इसमें व्यवस्था है। तो ये उड़ान योजना का संबंध इससे है। देखिए बजट जो नई स्कीम है उसका बजट एक थोड़ा डेटा दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें जितनी भी स्कीम थी उन सब के बजट को भी एक स्टेटमेंट में डाला था, आप जाके देखना। बजट का डेटा है वो भी थोड़ा थोड़ा नई वाली स्कीम्स का हम याद रखेंगे। जो पुरानी स्कीम है उसमें बजट क्या होता है, चेंज होता रहता है। जो नई होती है बिल्कुल उसके अंदर एक अनाउंसमेंट क्या होता है कि भाई हम इतना पैसा इसके लिए रखने ही वाले हैं, तो वो थोड़ा सा आपका ध्यान में रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अब नेक्स्ट जो आपकी स्कीम आती है जागृति बैक टू वर्क योजना। ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कोई बहुत बड़े लार्ज स्केल पे नहीं है, लेकिन एक तरीके से ये शुरुआत की जा रही है, अपने आप में इस दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है। बैक टू वर्क से आप समझ गए होंगे कि दैट मीन्स कि कोई जो पहले काम करता था लेकिन एक बार की के लिए उसने क्या कर रखा है, काम छोड़ रखा, तो उसको वापस काम पे लाना। तो वो महिलाएं जो शादी से पहले या किसी भी कारण जैसे कि बच्चा होने से पहले कार्य करती थी, जॉब में थी, लेकिन वो किसी कारण से शादी से, बच्चा होने की वजह से उन्होंने जॉब करना छोड़ दिया है, हाउसवाइफ बन गई हैं, तो उन सब महिलाओं को वापस से कार्य क्षेत्र से जोड़ना, उसके लिए ये स्कीम अनाउंस की गई थी, जागृति बैक टू वर्क योजना। ये भी लागू होने की इसकी डेट है 19 दिसंबर 2021। महिलाओं को पुनः काम यानी कि जॉब पर लौटाना, ये सब कंडीशन हो गई। इसके अंदर विधवा, परित्यक्ता, हिंसा पीड़ित, इन सब महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इन्हीं सब कैटेगरी की महिलाओं का हमेशा इकोनॉमिकली साउंड होना, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इनको क्या किया जाएगा, प्राथमिकता पे रखा जाएगा। टारगेट है इसका 3 साल। 3 साल में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में जॉब दिलवाना। तो अब ऐसा थोड़ी है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के डिपार्टमेंट से एक फोन जाएगा कंपनी में, आपके यहाँ पे 100 महिलाओं को भर्ती कर लो और कंपनी नौकरी दे देगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनको 3 साल की अवधि से ही आप समझ जाओ। पहले ऐसी महिलाओं को 15,000 महिलाओं को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। जो विभिन्न रोजगार केंद्र हैं और जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं, राजस्थान स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुले हुए हैं, हर कस्बे में, हर शहर में खुले हुए हैं, वहाँ पे उनको बेसिक स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में इनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर महिलाओं को जॉब दिलाया जाएगा। इससे क्या संदेश जाएगा, इससे संदेश जाएगा जैसे कि एक महिला यदि लगती है तो आसपास की 10-15 घरों की महिलाओं को वो मोटिवेट करती है कि वापस से काम पे जाने के लिए। यही इस प्रकार की जो स्कीम है, क्योंकि लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या वाले, 685 तो हम पहले ही थे, लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या में से 15,000 महिलाओं को नौकरी देना कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन इसका मैसेज देना एक बड़ी डील होती है। इसीलिए इस प्रकार की स्कीम्स लाई जाती हैं, मैसेज देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। तो वही इसका टारगेट है। एक जो स्कीम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना। देखिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना काफ़ी पुरानी स्कीम है, अभी से नहीं चल रही, लेकिन अभी हाल ही में ये क्या थी, चर्चा में थी। चर्चा में थी कि यहाँ पे एक एक्सप्रेस वे बनाया गया था, आई एम नॉट श्योर कि जैसलमेर था या बाड़मेर था, वहाँ पे विमान लैंड कर सकता था। वो एक्सप्रेस वे जो है बाड़मेर में, बिल्कुल हाँ मैं कंफ्यूज हो रही थी जैसलमेर बाड़मेर, तो बाड़मेर के अंदर इस स्कीम के तहत एक एक्सप्रेस वे बनाया गया है जहाँ पे फाइटर जेट्स की क्या हो सकती है, इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है और टेक ऑफ हो सकता है। तो वो जो डेवलपमेंट किया गया उस एक्सप्रेस वे का, वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत किया गया है।
अब अपने को क्या याद रखना है एग्जाम के लिए कि कौन से जिले जो हैं वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आते हैं, कहाँ कहाँ पे इसके तहत विकास कार्य करवाए जाते हैं, ये याद होना चाहिए। क्योंकि अब की बार प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, वो कौन सा क्वेश्चन था, तो डेजर्ट का ट्राइंगल कौन से जिले बनाते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन था, डेजर्ट का ट्राइंगल। तो उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंदर कौन कौन से जिलों के अंदर आपका क्या किया जाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, यहाँ पे जो है आपके प्रोग्राम इसमें चलाया जाता है। और ये कंप्लीटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है। क्या होती है, सेंट्रल स्टेट के अंदर, जहां तक मेरा अनुमान है, मैं कल आपको एक बार फिर से कंप्लीट बता दूंगी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, यानी कि पूरा पैसा किसका जाता है, भारत सरकार का जाता है। इसमें 1993 से शुरू हुई थी ये, 1993 से शुरू होकर के ये अभी भी इसमें चल रही है। और अब तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बहुत वृद्ध स्तर पे चल रहा है। राजस्थान में इतना नहीं है, लेकिन आप लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे पूरे पे क्या हो रहा है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही हैं, बाकी सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो वो सब इसी के तहत होता है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों की जो आबादी की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना, देखिए ये जो है ये मोटो है। अगर आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन यही पूछ ले कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो जो आधिकारिक तौर पे जो आपको मिलेगा ना उद्देश्य, वो ये है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, वहाँ की आबादी की जो है ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसके आधार पे क्या करना, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाना। जैसे कि इसमें मुझे याद है 2-3 साल पहले तो क्या किया था, जैसलमेर बाड़मेर में इधर पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन बिछाई गई थी भूमिगत। क्योंकि अगर युद्ध हो जाता है उस स्थिति के अंदर यदि ओपन वाटर पाइपलाइन या नहर होगी तो उसको इजीली पॉइजन किया जा सकता है, उसमें जहर डाला जा सकता है। युद्ध ना होने की स्थिति में भी हम हमेशा पढ़ते रहते हैं अखबार में कि इतने घुसपैठिए आए, इतना इसमें इंट्रूजन हुआ, सीमा पर इतना सब कुछ पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया। तो क्या उस स्थिति में बिना युद्ध के भी आसानी से उसको पॉइजन किया जा सकता है? तो विशिष्ट जरूरत क्या हो गई, सीमावर्ती क्षेत्र की विशिष्ट जरूरत हो गई सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो वहां पे भी पाइपलाइन, यदि पानी भी पहुंचाया जाएगा तो वहां पे कैनाल्स नहीं हो सकती, नहरें नहीं हो सकती, ओपन वाटर सोर्स नहीं हो सकता, वहां पे भूमिगत पाइपलाइन ही बिछाई जाएगी। तो वो भी एक यहाँ पे 2-3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, बाद में हम पॉलिसीज में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी, इथेनॉल का प्रयोग कहाँ पे होता है, पेट्रोल में ब्लेंडिंग की जाती है, पेट्रोल में मिलाया जाता है इथेनॉल को। क्यों? पेट्रोल महंगा है, सीधी सी बात है, इथेनॉल सस्ता है। पेट्रोल महंगा, इथेनॉल सस्ता है, ये मेन फैक्टर है। दूसरा मेन फैक्टर है इंडिया में इथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है, इंडिया में नेचुरली पेट्रोल कम है। तो हम धीरे धीरे क्यों ना उस क्षेत्र की ओर जाएं जो हमारे वश में हो, हमारी डिपेंडेंसी को कम करता हो। इसीलिए क्या किया है, अभी के लिए जो हमारे व्हीकल्स हैं उसमें जो इंजन्स हैं उनके अंदर कितने % की इथेनॉल ब्लेंडिंग अलाउड होती है, 20% की। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी इंक्लूड की गई है इंजन के मैन्युफैक्चरिंग में, BS6। BS स्टैंड फॉर भारत स्टेज। BS का मतलब क्या होता है, भारत स्टेज, यानी कि भारत स्टेज 6 के इंजन इंस्टॉल किए जाते हैं, नई जो गाड़ियां बनती हैं, जो व्हीकल्स बनते हैं। और जो भारत स्टेज 6 के जो व्हीकल्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है, 4 वाले में ही थी, भारत स्टेज 4, 5th वाला हमने स्किप किया है, आप लोगों को पता होगा, 5th हमने स्किप कर दिया, 4 से सीधे
6 पे गए हैं, तो वहां पे 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग को अलाउड किया गया है। देखिए इथेनॉल जो है अभी एट परसेंट छूट तो 20% तक की है, लेकिन कंपनियां जो हैं ऑयल जो कंपनियां जैसे कि बीपीसीएल, ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब कितना मिला रही हैं? 10% मिला रही हैं। क्यों? कोई इंजन जो है वो बार स्टेज 4 के भी नहीं है। कितने पुरानी गाड़ियां चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ियां चलती रहती हैं, अलाउड ही नहीं करता उनका इंजन इतना सब कुछ करने के लिए। तो धीरे धीरे इस चीज़ में अपग्रेड हो रहा। हमें क्या याद रखना है, हमें स्कीम के बारे में ये याद रखना है कि इसको एक तो कनेक्ट कर दिया गया है रिप्स से, तो रिप्स जो है 5 में आया था या 10 नंबर में अभी आ चुका है मेंस के अंदर। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 2019 के अंदर ये स्कीम आई थी। इस स्कीम का उद्देश्य है प्रत्येक स्तर पे औद्योगिक रूप से, आर्थिक रूप से जितने भी जो क्राइटेरिया हैं उन सब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लाना, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को लाना किसी भी तरीके से। तो रिप्स के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया है। बहुत सारी अलग अलग छूट और इंसेंटिव यानी कि छूट के ही प्रावधान किए गए हैं। इसको लिंक किया गया यानी कि जोड़ा गया है पीएलआई से। पीएलआई की फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए इस पे भी मैं 1 मिनट चर्चा कर लूंगी आपके साथ में, पहले इसको समझ लेते हैं। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी, सबसे पहली बात तो 2021 में आई थी ये पॉलिसी। जैसे कि एक बार पूछा गया था, कौन सा पेपर था मुझे याद नहीं है, कि सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, तो 2019 में आई थी। इसी प्रकार से इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 के अंदर आई है। इसके प्रावधान क्या है? इसको रिप्स से कनेक्ट किया गया है, इसको पीएलआई से कनेक्ट किया गया है। कंडीशन क्या है? 75% इथेनॉल जो है वो पेट्रोलियम कंपनियों को देना होगा। यानी कि आप में से कोई भी इथेनॉल प्रोडक्शन का प्लांट लगाता है, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने का यदि कोई कंपनी चलाता है, तो उसको अपने प्रोडक्शन का 75% किसको देना होगा? पेट्रोलियम कंपनीज को ही देना होगा। पेट्रोल में इथेनॉल 8% किया 10 जा रहा है, और केंद्र से छूट कितने की है? 30% की। अब रिप्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पीएलआई के बारे में बता देती हूँ। देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब ये है कि ये एक तरीके से उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की योजना है। उत्पादन को प्रोत्साहित करने का मतलब कैसे होगा? पहले जो स्कीम्स चली आ रही थी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनमें एक दिक्कत ये थी कि सरकार छूट और पैसा दोनों के दोनों, जो सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट होता था और विभिन्न प्रकार की छूट होती थी, जैसे कि इंस्पेक्शन के अंदर छूट मिलना और भी किसी भी प्रकार की छूट होती थी, वो दे देती थी। लेकिन उसके बदले में कंपनी जो थी वो जो अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करती नहीं थी, सीरियस नहीं होती थी। बहुत सारी फॉल्स कंपनी भी बना ली जाती थी पैसा लेने के लिए, कि सरकार क्या कर देगी? इन्वेस्ट कर देगी, कंपनी बना करके छोड़ दी। ये किन की बात कर रहे हैं हम? बड़े बड़े बिजनेस हाउस, जो कि एट ए टाइम क्या कर रहे होते हैं? कपड़े का भी उनका व्यापार चल रहा होता है, एट ए टाइम रिटेल बिजनेस के अंदर यानी कि खान पान की चीजों में भी व्यापार चल रहा होता है, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं? एक और कंपनी बना के छोड़ दी, उस सेक्टर का जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो पैसा है, वो उसके अंदर डलवा लेंगे वो, और उसको वहां पे यूटिलाइज न कर करके वो अपनी दूसरी जो पेरेंट कंपनीज होती हैं, अन्य जो कंपनी होती है, वहां पे यूटिलाइज कर लेते थे। अब सरकार को इनकी चालाकी समझ में आ गई, तो सरकार ने कहा कि भैया हम आपको छूट भी देंगे, हम आपको पैसा भी देंगे, पहले प्रोडक्शन करो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ये कहता है, इस स्कीम में नया क्या है कि पहले आप जैसे 10 टन प्रोड्यूस कर रहे हो, 10 टन कोई भी चीज का मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 10 टन के अनुरूप आपको हमारी तरफ से जो पैसा मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप 50 टन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 50 टन के आधार पे आपको जो पैसा मिलना चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले आप क्या करो? प्रोडक्शन करो। तो प्रोडक्शन को लिंक कर दिया किससे? इंसेंटिव से, छूट से और पैसे से। तो पहले कंपनी को प्रोडक्शन करना होगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगी? अन्य बाकी की छूट और
पैसा मिलेगा। तो इससे फॉल्स कंपनी भी कम हो जाएंगी, फ्रॉड कम हो जाएंगे और सरकार के पैसे का सही यूटिलाइजेशन होगा। तो ये स्कीम है। एट प्रेजेंट इसके अंदर 13 सेक्टर, 13 प्रकार के जो सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस प्रकार के 13 सेक्टर के अंदर कृषि क्षेत्र हो गया, 13 सेक्टर में ये क्या है, PLI की स्कीम चल रही है। अब आपका नेक्स्ट आता है इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड का फुल फॉर्म है इंस्पायर मानक, तो इसको भी हम देख लेंगे। इंस्पायर अवार्ड किससे संबंधित है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ये दिए जाते हैं इंस्पायर अवार्ड। इसमें छोटे बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने और विज्ञान के क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए ये अवार्ड स्टार्ट किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। मंत्रालय कौन सा है? साइंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है भारत सरकार का। बच्चों में नवाचार प्रोत्साहन हेतु, यानी कि इनोवेटिव आइडियाज, बच्चों में छोटे छोटे बच्चे भी, आजकल क्या आता है कि वो बाईजूस की ऐड आती है, देखिए 5th क्लास का बच्चा बोलता है कि मैंने मेरी ऐप डेवलप कर ली है माता पिता से और आपको सब्सक्रिप्शन तभी मिलेगा जब आप मुझे पे करोगे। तो ये क्या है? बाईजूस कह रहा है कि हम कोडिंग सिखा रहे हैं 5th क्लास के बच्चे को, 8th क्लास के बच्चे को, और नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो कोडिंग को इंक्लूड ही कर लिया गया है 8th क्लास से। तो ये सब क्या है? नवाचार है, इनोवेशंस हैं। तो उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? इंस्पायर अवार्ड स्टार्ट किए गए हैं। जयपुर देश में प्रथम स्थान पे आया है इसमें। अब की बार के जो इंस्पायर अवार्ड हैं उसमें पूरे देश में पहला स्थान आया है, वो है जयपुर का। यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ से सिलेक्ट हुए हैं? जयपुर से सिलेक्ट हुए हैं। राजस्थान से टोटल 10,019 बाल वैज्ञानिक चयनित हुए हैं, पूरे राजस्थान से 10,019। इसमें क्या होता है देखिए, कक्षा 6 से 10 प्रत्येक विद्यालय से कितने विद्यार्थी जाते हैं? 5 विद्यार्थी जाते हैं। कक्षा 6 से 10। एक इसमें ये भी आपको याद रखना होगा कि जो इंस्पायर्ड अवार्ड हैं ये कब से कौन सी क्लास के लिए हैं? कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 के लिए हैं। और प्रत्येक स्कूल से कितने मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे? 5। ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों टाइप के स्कूल के लिए है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल इन्वॉल्व नहीं है, दोनों के होते हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, दोनों के। और प्रत्येक विद्यालय से 5 विद्यार्थी, राजस्थान से 10,019। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको कि जयपुर फर्स्ट है। अब जो इंस्पायर मानक, अब ये मानक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद में होना चाहिए, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज। अब मोदी जी को सिंपल तो कुछ पसंद आता ही नहीं है, या तो क्या बोलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका फलाना दिखाना करके बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार से सिंपल इसको इंस्पायर अवार्ड भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, इंस्पायर अकेला नहीं रखना, इंस्पायर मानक रखना है। कुछ नहीं है, मानक का मतलब हो गया कि एक तरीके से एस्पायरेशंस क्या होती हैं? इच्छाएं, आगे बढ़ने की इच्छाएं जो होती हैं, तो उससे इसको कनेक्ट कर दिया है। एक तरीके से ये जो नाम होता है ना, वो उसके पीछे, उस योजना के पीछे, उस अवार्ड के पीछे का उद्देश्य बताता है, वो उसके नाम में छुपा हुआ होता है। यही चीज है इसमें। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो मंत्रालय कौन सा है, दूसरा जयपुर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और बस एक बार थोड़ा दिमाग में मानक की फुल फॉर्म होनी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिसंबर का हमारा जो करंट अफेयर था वो यहाँ पे होता है। कल हम जनवरी का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर फरवरी, मार्च और अप्रैल तक करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।